हेलो बच्चों, वेलकम टू द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ सीएल करियर एकेडमी। तो मैं शशांक भट्ट आप सभी के सामने कल जो हमारा नीट का एग्ज़ाम हुआ था उसके क्वेश्चंस का एनालिसिस लेके आया हूँ। बाकी और सब्जेक्ट्स के क्वेश्चंस आपके रिस्पांस पे डिपेंड करेंगे, तो हम और सब्जेक्ट्स के क्वेश्चन भी फिर आपसे डिस्कस करेंगे। तो बिना कोई समय वेस्ट करे हम स्टार्ट करते हैं अपने केमिस्ट्री क्वेश्चन से। और सबसे पहले आपके सामने फिजिकल केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक सेक्शन के होंगे, देन लास्ट में ऑर्गेनिक। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आप पढ़ो, एसर्शन रीजनिंग का है और केमिकल काइनेटिक्स से है। एसर्शन लिखा है आ रीजनिंग कैन हैव आ रिएक्शन कैन हैव जीरो एक्टिवेशन एनर्जी। तो देखो यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी का फॉर्मूला आपको अगर बताएं तो रेट कांस्टेंट जो बराबर होता है वो होता है आर्हेनियस कांस्टेंट ई रेज टू द पावर माइनस ई ए बाय आर टी। यहाँ पे जो ये ई ए टर्म है यही एक्टिवेशन एनर्जी है। अब अगर इसको आप ज़ीरो पुट करते हो तो ये पूरा एक्सपोनेंशियल वाला टर्म ज़ीरो हो जाएगा, और किसी भी चीज़ की पावर ज़ीरो अगर है तो वो 1 के इक्वल, यानी कि सर ये जो k है इसकी वैल्यू a के इक्वल आ जाएगी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब जो भी कोलिजन्स होंगे ना रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में, सबकी वजह से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। थ्योरेटिकली तो ये बात अच्छी लगती है, लेकिन प्रैक्टिकली ये बात पॉसिबल नहीं है। मतलब सारे रिएक्टेंट टकराएं और वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो हमारे अकॉर्डिंग एसर्शन जो है वो रॉन्ग है। अब रीज़न पढ़ते हैं। द मिनिमम एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब बाय रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स so that their energy becomes equal to threshold value is called activation energy। तो इसके लिए आपको ग्राफिकल एनालिसिस देखना पड़ेगा। देखो ग्राफ जो होगा वो प्लॉट करेंगे हम लोग एनर्जी और रिएक्शन कोऑर्डिनेट के बीच। तो आप यहाँ से देखोगे कि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स को एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी अटेन करनी है, ये जो पीक है इसी को आप बोलते हो एक्टिवेशन एनर्जी। और जो बिल्कुल ओरिजिन से डिस्टेंस होगा जो एनर्जी होगी उसको आप बोलोगे थ्रेशोल्ड एनर्जी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आप उस एनर्जी को ही उन्होंने क्या बोला, एक्टिवेशन एनर्जी। हाँ, बिना इतनी एनर्जी के हम रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ नहीं जा सकते हैं, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? देखो A इज़ ट्रू नहीं, A इज़ फॉल्स बट R इज़ ट्रू, है ना। तो ऑप्शन 3 जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। फर्स्ट का थर्ड आंसर करेक्ट है। आप लोग चेक करते हुए चलना क्या आंसर लगा के आए हो आप। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्लियर कर रहा हूं मैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, इसको केमिकल बॉन्डिंग का पार्ट भी बोल सकते हो आप, या स्टेट्स ऑफ मैटर में भी हमने इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पढ़ी हैं। ठीक है, क्या होती हैं सर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस? दो मॉलिक्यूल के बीच में, जैसे आपके स्कूल में टूर्नामेंट होता है तो इंटर स्कूल मैच जब कहा जाता है तो दो डिफरेंट स्कूल की टीम्स पार्टिसिपेट करती हैं। वहीं अगर मैं इंट्रा स्कूल बोल दूं तो विद इन द स्कूल की टीम्स पार्टिसिपेट करती हैं। तो इंटर मतलब दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स में। कौन सी फोर्सेस नहीं आती हैं इसमें सर वो बता दो, क्योंकि कम वाली चीज़ें याद रखना आसान है ना। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो आपके सामने कौन सी फोर्सेस नहीं आएंगी इसमें वो देखना। कोवेलेंट बॉन्ड का जो फॉर्मेशन होगा उसको भी आप इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस में काउंट नहीं करोगे। ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड जो होगा उसको भी आप इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस में काउंट नहीं करोगे। देन आयनिक बॉन्ड को भी काउंट नहीं करोगे। ठीक है, कलर चेंज कर दिया यार, दिख नहीं रहा था वो। ठीक, तो कोवेलेंट बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड जो है वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस नहीं है। अब पढ़ो इसको, डाइपोल डाइपोल फोर्सेस, हाँ सर इंटरमॉलिक्यूलर हैं। डाइपोल इंड्यूस डाइपोल ये भी है। उसके बाद हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग बच्चों कुछ नहीं, एक स्पेशल टाइप ऑफ डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन ही होता है। ये भी एक टाइप का क्या है, डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन है। मतलब सर ये भी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस में काउंट होगा। देन डिस्पर्जन फोर्सेस, जिनको आप लंदन फोर्सेस भी बोलते हो, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में लगती हैं ये। ठीक है सर, ये भी इंटरमॉलिक्यूलर है। तो रह क्या गया, हाँ डी वाला कोवेलेंट बॉन्डिंग, ये नहीं है। तो इसको छोड़ के कौन कौन सा ऑप्शन बन रहा है? ए बी सी और ई। देखो कौन सा ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन जो है आपका वो करेक्ट हो जाएगा। मिलाते हुए चलने आंसर अपने। ठीक, आगे मूव करते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड फिर से एसर्शन रीजनिंग है, मतलब फेवरेट इन्होंने बना लिया है अपना।
कि असर्शन रीजनिंग ही डिस्कस करनी है। देखो हाँ असर्शन है, मेटेलिक सोडियम डिजोल्व्स इन लिक्विड अमोनिया, एस ब्लॉक का पार्ट है, मेटल सॉल्यूशन इन लिक्विड अमोनिया करके पूरी हेडिंग है एनसीईआरटी में, ठीक। तो आप देखो क्या होता है यहाँ पे, जब भी आप कोई मेटल अगर लिक्विड अमोनिया के सॉल्यूशन में डालते हो, ठीक है, एम से मैं मेटल को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो क्या होता है, देखो मेटल की प्रॉपर्टी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन लूज करने की, मतलब मेटल खुद इलेक्ट्रो पॉजिटिव हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, लूज। अमोनिया मॉलिक्यूल को जब आप देखते हो तो ये एक पोलर मॉलिक्यूल है। पोलर क्या होता है सर, मतलब जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस हो और डाइपोल मूवमेंट नॉन जीरो हो। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो नाइट्रोजन की तरफ को शिफ्ट रहेंगे, मतलब नाइट्रोजन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो जो मेटल आयन है वो तो नेगेटिव सेंटर से एट्रैक्टिव फोर्स फील करेगा और जो इलेक्ट्रॉन है वो पॉजिटिव सेंटर से। तो इस तरीके से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है। और अगर मैं इस रिएक्शन को कंप्लीट करूं तो कुछ मेटल आइंस तो अमोनिया के साथ बाइंड हो जाते हैं, सपोज करो एक्स नंबर ऑफ आइंस बाइंड हो गए, और बचे क्या रह जाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स। तो वो इलेक्ट्रॉन्स भी अमोनिया के साथ बाइंड हो जाते हैं, मान लो वाई थे, ठीक, इस तरीके से। तो आप देखो यहाँ पे अगर बैलेंसिंग करोगे तो यहाँ पे x प्लस वाई लगा देना। अब देखो अकेला इलेक्ट्रॉन दिख रहा है ना, जब भी फ्री इलेक्ट्रॉन होगा तो वो ट्रांजिशन करेगा, और अगर उसका ट्रांजिशन हमारे विजिबल रीजन में आ जाएगा तो वो कुछ कलर शो करेगा। तो इसी इलेक्ट्रॉन की वजह से क्या होता है, कलर शो होता है, ठीक। तो अब आप सेंटेंस पढ़ो, मेटल सोडियम डिजोल्व्स इन लिक्विड अमोनिया गिविंग अ डीप ब्लू सॉल्यूशन। हाँ, ब्लू कलर का सॉल्यूशन आता है जो कि पैरामैग्नेटिक होता है। पैरामैग्नेटिक मतलब इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड हैं और डायामैग्नेटिक मतलब पेयर्ड हैं। तो यहाँ पे देखो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ना, तो ये क्या कॉज करेगा, ये कॉज करेगा पैरामैग्नेटिज्म। असर्शन ठीक है सर। दूसरा पढ़ो, द डीप ब्लू सॉल्यूशन इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ अमाइड। नहीं, अमाइड की वजह से कहाँ है भाई, वो तो अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन की वजह से है। तो असर्शन सही है हमारा और रीजन गलत है, मतलब ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। सेकंड ऑप्शन सही है, देख लो, मिला लो, क्या लगा के आए थे। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और हमने भी पढ़ा रखा है, अब टाइम कम था, नहीं तो नोट्स को भी साइड में लगा देते। तो वो शो ऑफ वाली बात है, सब वही पढ़ाते हैं जो एग्जाम में आता है, आपको बस ट्रस्ट करना है। जिस भी कंटेंट पे ट्रस्ट करो और उसी को पढ़ना है फिर आखिर तक एग्जाम तक, है ना, स्कैटर नहीं होना है। चलो, थर्ड क्वेश्चन हमारा एस ब्लॉक से था। देन हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो केमिकल काइनेटिक्स से है। देखो दो क्वेश्चन आ गए काइनेटिक्स से, ठीक। देखो यहाँ पे सिंपल रेट लॉ का क्वेश्चन है। रेट लॉ एक्सप्रेशन क्या दे रखा है, रेट इक्वल टू के ए टू द स्क्वायर और बी की पावर 1 है। तो अगर हमने ए की कंसंट्रेशन को ट्रिपल कर दिया, मतलब सर पहले रेट क्या था, पहले रेट इसके तहत था और इसी के तहत रहेगा, लेकिन आपने कंडीशन चेंज करी, रेट कांस्टेंट फिक्स रहता है ना, वो रिएक्शन का कांस्टेंट है वो फिक्स रहेगा। ए को आपने ट्रिपल कर दिया है, कर दो सर। बी को कांस्टेंट रखा है, मतलब बी जितना पहले था उतना ही रहेगा। सॉल्व करना जरा इसको, 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9। 9 को बाहर निकाल लो, अंदर क्या रह गया, 3a स्क्वायर और b। देखो क्या ये r का एक्सप्रेशन नहीं पड़ेगी, बन गया, r बराबर था k 3a रेज टू द पावर 2 और b। तो इतनी चीज तो सर r है, मतलब जो नया रेट कांस्टेंट है वो पुराने वाले के कितना हो जाएगा, 9 टाइम्स हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, इंक्रीजेस बाय अ फैक्टर ऑफ 9। 6 से नहीं होगा, डिक्रीज नहीं होगा, इंक्रीज होगा। तो फोर्थ मतलब जो क्वेश्चन है यहाँ पे उसका आंसर है सेकंड ऑप्शन। काइनेटिक्स का क्वेश्चन था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं कौन से चैप्टर से था। ये है बच्चों, मतलब मेन ग्रुप से है, इस पे लग रहा है इनर्ट पेयर का कॉन्सेप्ट। देखो जब भी हम डाउन द ग्रुप जाते हैं ना पी ब्लॉक में, तो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, मतलब ऊपर वाले एलिमेंट ऊपर वाली ऑक्सीडेशन स्टेट में स्टेबल रहते हैं और नीचे वाले एलिमेंट नीचे वाली ऑक्सीडेशन स्टेट में। चेक करो जरा ऑप्शन यहाँ पे, मतलब थोड़ा टाइपिंग में हो गया है, कोई नहीं दिक्कत, हम सही करते हैं यहाँ पे। पहले पहचानो तो कौन से ग्रुप के हैं, ग्रुप 13 है,
ठीक है। सब्जी लेने आप जाते हो, बैगन, आलू, गाजर इन थाली, है ना। खाना खाओगे तो थाली में, खाना लेने जाओगे सब्जी तो थैला थैली, जो चाहो वो बोल दो। बट ये आते कहाँ हैं पीरियोडिक टेबल में, ये ग्रुप 13 में आते हैं। अब देखना इसको, ग्रुप 13 का जो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +3 है, लेकिन डाउन द ग्रुप आते आते +1 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। अब इधर ऑप्शंस को देखना, इंडियम है ना, सेकंड लास्ट एलिमेंट है। इंडियम यहाँ किस में प्रेजेंट है, +3 में, और यहाँ किस में है, +1 में। तो मतलब अगर और ऑप्शन चेक कर लेते हैं फिर हम डिसाइड करेंगे। एल्यूमिनियम यहाँ +1 में है और यहाँ पे +3 में है। अगला देखो, आप लिख देता हूँ यहाँ पे, देखो इंडियम यहाँ पे जो है पहले वाले में वो +3 में है और दूसरे वाले में +1 में है। फिर हमें इनकी स्टेबिलिटी चेक करनी है। सेकंड देखो, एल्युमिनियम +1 में और एल्युमिनियम +3 में, ये तो निकाल ले रहे हो ना चार्ज भाई, हेलोजेंस पे -1 होता है, तो जितने हेलोजन है मल्टीप्लाई बाय -1 और इनका x मान लो। इसको जब आप देखोगे ये टेलीरियम I3 लिखा है, ठीक है, ये टेलीरियम क्या लिखा है, I3, और ये लिखा है TCl3, दोनों +3 में आ गए। तो इसको I को आप हटा लेना, ठीक है, यहाँ से इस I को आप मतलब 3 को हटा लेना। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +1, और इसकी क्या है, +3। टेलीरियम देखो सबसे नीचे आता है और सब नीचे आते समय +1 वाली ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा स्टेबल होती है, तो ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट, टेलीरियम +1 में ज़्यादा स्टेबल रहेगा। ठीक है, इसको करेक्ट कर लेना, टाइपिंग एरर था। तो आपके पास पेपर तो हो गई, कोड अलग अलग थे बट क्वेश्चंस जो थे वो सेम थे, सीक्वेंस बदल रखा था बस। ठीक है, तो तुम सोच रहे होगे नकल कहाँ से करें, है ना, नकल के लिए भाई अकल चाहिए, पेपर सेम था बस कोड अलग था। कोई नहीं, यहाँ से आंसर चेक करते रहो। 5th क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिया जिसका था आंसर ऑप्शन 3। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर अगला हमें बताना है कि लुईस एसिड कौन होगा। तो पहले पता भी तो लुईस एसिड क्या होते हैं। देखो, एसिड और बेस को लुईस नाम के साइंटिस्ट ने डिफाइन किया। उन्होंने बोला कि सर लुईस एसिड वो चीजें हैं जो इलेक्ट्रॉन्स को क्या करती हैं, एक्सेप्ट करती हैं, इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करती हैं, और लुईस बेस वो सब्सटेंसेस हैं जो इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, डोनेट करते हैं। तो आप मुझे बताओ कौन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। भाई तुम्हारे जेब में पहले से रखा हुआ है ना, रोकड़ा रखा हुआ है, तुम्हें क्या जरूरत किसी चीज की। वैसी जिस चीज के पास पहले से इलेक्ट्रॉन है उसे तो तुम 10-5 रुपए दे, 10-5 इलेक्ट्रॉन दे दोगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो बेचारा डेफिशिएंट है उसको अगर इलेक्ट्रॉन दोगे तो वो तो राजी खुशी एक्सेप्ट कर लेगा। तो सर आप मॉलिक्यूल को देख के बता दो ना कौन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है और कौन इलेक्ट्रॉन रिच है। देखो वाटर का मॉलिक्यूल भाई इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज है पूरा, ठीक है, 2 2 4 6 8 ऑक्टेट पूरा है इसका। जब BF3 को आप देखते हो तो इसका होता है ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर, और यहाँ पे जो सेंट्रल एटम है ना उसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है। ऑक्टेट रूल कहते हैं कि 8 होना चाहिए, मतलब ये कैसा हो गया, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। OH माइनस पे तो देखो साफ साफ माइनस दिख रहा है, NH3 पे भी क्या दिख रहे हैं, लोन पेयर, वाटर पे भी क्या थे, लोन पेयर थे, OH माइनस पे नेगेटिव के रूप में चार्ज है। तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कौन हो जाएगा, BF3, जो कि 6 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है। तो यहाँ पे अगर इसको मैं कह रहा हूँ ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो यही क्या करेगा, यही फिर इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट भी करेगा और किसकी तरह बिहेव करेगा, लुईस एसिड की तरह। तो लुईस एसिड कौन हो जाएगा यहाँ पे, BF3। 6 का सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। इक्विलिब्रियम से कह सकते हो, GOC से भी कह सकते हो इस क्वेश्चन को, वहाँ कोई टॉपिक थोड़ी बताना है, बस जज करना है कि किस टॉपिक से कितना है। अब देखो केमिकल बॉन्डिंग से, यहाँ पे आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम के बारे में बताना था, मतलब कौन कौन सी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स भरी जाएंगी। तो आप अगर नट सेल में याद रखो तो सर 14 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज तक अलग डायग्राम बनता था और अबव 14 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज अलग डायग्राम बनता था। क्यों, ड्यू टू sp मिक्सिंग।
जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कम होता है ना, तो वहाँ पे ऑर्बिटल्स पास पास होती हैं, एस और पी ऑर्बिटल, तो वहाँ पे उनकी मिक्सिंग हो जाती है, जिसकी वजह से क्या मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम रिजल्ट आता है, देखना यहाँ से। तो इतने में तो आ नहीं पाएगा, इसको देखो यहाँ देखना आप, नाइट्रोजन का ही बना रहे हैं, नाइट्रोजन के पास ये रही होगी 2p ऑर्बिटल, ऐसे ही दूसरे नाइट्रोजन के पास 2p ऑर्बिटल, ठीक। अब जब इनकी मिक्सिंग होगी तो पहले आपको पता है यहाँ पे 2px है, 2py है, 2pz है। जब कुछ भी ना दिया हो तो z एक्सिस को क्या मानते हैं, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस, है ना। और जब भी ऑर्बिटल्स इंटर न्यूक्लियर एक्सिस से आएंगी तो क्या बनाएंगी, सिग्मा बॉन्ड। मतलब क्या सर, अगर z एक्सिस के अलोंग pz ट्रेवल करेगा तो सिग्मा बॉन्ड बनेगा, ठीक है। और सिग्मा बॉन्ड ज़्यादा स्टेबल होगा, उसे नीचे आना चाहिए था, लेकिन मिक्सिंग की वजह से जो डायग्राम रिजल्ट होता है वो कुछ इस प्रकार होता है। पहले पाई बॉन्ड बनते हैं, ठीक है, मैं फाइनल बता रहा हूँ, मिक्सिंग नहीं दिखा रहा हूँ, है ना, मिक्सिंग दिखाने में टाइम लगेगा आपके। फिर ऊपर ऐसी डायग्राम चलता है। अब इनकी लेबलिंग कर लेना, देखो ये क्या कहलाएगा, 2p पाई 2px बराबर पाई 2py, और ये क्या कहलाएगा, सिग्मा 2pz। ये पाई स्टार 2px बराबर 2py, दोनों के लिए लिख रहे हैं ना, और ये सिग्मा स्टार 2pz। अब देखो, और नाइट्रोजन की कन्फिगुरेशन क्या होती है, 1s2 2s2 2p3, तो p ऑर्बिटल में 3 इलेक्ट्रॉन है। सिमिलरली इस नाइट्रोजन के पास भी होंगे। फिर आप इलेक्ट्रॉन फिलिंग के रूल्स लगाओगे, इलेक्ट्रॉन फिल करोगे 1 2, जब फिर पेयरिंग कराओगे 4 5 और 6। तो आपने देखा आपकी कौन कौन सी ऑर्बिटल भरी गई, पाई 2px सबसे पहले, पाई 2py, उसके बाद सिग्मा 2pz। सर वहाँ तो इतने सारे लिखे हैं, तो बेटा नीचे क्या होगा, नीचे तो 1s और 1s कंबाइन करेंगे तो एक बार सिग्मा 1s बना देंगे और एक बार सिग्मा स्टार 1s, ऐसे ही सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s, तो ये तो चलेगा। उसके बाद पाई 2px पाई 2py और सिग्मा 2pz। अब आप कंपेयर करना, देखो यहाँ पे देखो आप, सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s सब जगह सही है, सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s सब जगह सही है। यहाँ सिग्मा 2pz आ गया, ये गलत हो गया, आना क्या चाहिए था पाई, यहाँ भी आ गया, ये भी गलत है। अब सी और मतलब थर्ड और फोर्थ ऑप्शन में आप चेक करो, पाई आ रहा है, उसके बाद सिग्मा आ रहा है, ठीक है, फिर पाई स्टार आ रहा है, देन सिग्मा स्टार आ रहा है। ये थर्ड और फोर्थ कुछ कुछ एक जैसे नहीं लग रहे हैं, ध्यान से देखना जरा, सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s पाई 2px पाई 2py, ठीक, सी और डी आर एक जैसे लग रहे हैं, इसमें सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s, ठीक है। अगर दोनों एक जैसे हैं तो आपको ऑर्डर तो मैंने बता ही दिया था यहाँ पे, ठीक है, तो इसके हिसाब से थर्ड ऑप्शन लगा लोगे आप। देखो यहाँ पे तो क्लियर कर देते हैं, और थर्ड ऑप्शन हमारा जो हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा। ये तो गलत ही है, सिग्मा पहले आएगा नहीं, कौन आएगा पहले, पाई आएगा, N2 मॉलिक्यूल था और ये दोनों एक जैसे थे, तो इसलिए फिर मैंने इसको मान लिया है। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फिर से एसेंशियल रीजनिंग क्वेश्चन है, देखो रिएक्शन की गिब्स फ्री एनर्जी, ठीक है, इक्वल टू NF E सेल, पता है सर हमें। कोई भी फॉर्म ऑफ एनर्जी हो मास पे डिपेंड करती है, खुद से बोल के देखो, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला 12mv², पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला mgh, हर जगह क्या आ रहा है, मास आ रहा है। मास मतलब सर उस सब्सटेंस का अमाउंट। तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज जो वो होती हैं जो मास पे डिपेंड करती हैं, और इंटेंसिव प्रॉपर्टी वो होती हैं जो इंडिपेंडेंट होती है। तो गिब्स फ्री एनर्जी है ये, जी से हम क्या लिखते हैं, गिब्स फ्री एनर्जी। तो सर ये भी एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, यानी कि ये अमाउंट पे क्या करेगी, डिपेंड करेगी, और ये कैसी प्रॉपर्टी होगी, एक्सटेंसिव, ठीक है। पढ़ो जरा ऑप्शन, डेल्टा RG डिपेंड्स ऑन N, हाँ N मतलब यहाँ पे क्या है, मोल्स, मोल्स पे करते हैं, और मोल्स क्या बताता है केमिस्ट्री में, अमाउंट। तो एसर्शन तो ठीक है। रीजनिंग पढ़ो, ई सेल इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी, हाँ इंटेंसिव है, RG एक्सटेंसिव है, बताया था, दोनों सही हैं, बोथ A एंड R आर ट्रू। देखते ही मत लगा देना,
खेल गए यहाँ पे, देखो नॉट लगा हुआ है। जनरली क्या होता है, पहला ऑप्शन होता है बोथ ए एंड आर आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, बट यहाँ पे नॉट लिखा है। फोर्थ ऑप्शन में वो बात लिखी है इन्होंने, ठीक। तो अंधाधुंध तीर नहीं चलाना है, सारे ऑप्शंस को सही से पढ़ना है। देखो थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन कह लो, इलेक्ट्रो का, ठीक, उससे कोई मैटर नहीं है। चलो ऑप्शन फोर्थ सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स फ्रॉम द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस। यार कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ा है ना। होमोलेप्टिक और हेट्रोलेप्टिक क्या होते थे सर? होमोलेप्टिक मतलब ऐसा कॉम्प्लेक्स जहां पे क्या हो, सारे लिगेंड सेम हो। और हेट्रोलेप्टिक मतलब होता है ऐसा कॉम्प्लेक्स जहां पे लिगेंड डिफरेंट हो। अब ऑप्शन को स्टडी करो आप, देखो डाई अमीन क्लोराइड हो, मतलब यहाँ पे सर NH3 भी है और क्लोरीन भी है, ये तो दो अलग अलग लिगेंड हो गए। यहाँ पे पेंटा अमीन NH3 भी है, कार्बोनेटो CO3 भी है, ट्राई अमीन NH3 है और एक्वा यानी कि वाटर है। बचा ये ऑप्शन, देखो यहाँ तीनों क्या हैं, ऑक्सिलेटो। ऑक्सिलेटो होता है C2O4, ठीक है। तो ये वाला क्या हो जाएगा, होमोलेप्टिक पूछा था ना। होमो मतलब ऐसा कॉम्प्लेक्स जहां पे सारे लिगेंड क्या हो, सेम। देखो यहाँ पे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, होमो, बाकी सब हेट्रो। सीधा क्वेश्चन आया है यार कोऑर्डिनेशन से, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्स है, अभी तो CFSE CFT किसी पे क्वेश्चन ही नहीं है स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पे। चलो तो सही करके आए होगे, आगे बढ़ते हैं। कोऑर्डिनेशन के बाद फिर अगला जो क्वेश्चन है सॉल्यूशन चैप्टर से है, एप्लीकेशन ऑफ हेनरीज लॉ। अच्छे से लिखा हुआ है NCERT में। वो नेशनल ज्योग्राफिक में नहीं देखते थे, पानी के अंदर स्कूबा डाइवर्स जाते थे तो पीछे एक बैग लेके भी जाते थे। वो क्या होता है उस बैग में, उस बैग में वो हीलियम डाइल्यूट करके ले जाते हैं। क्यों? क्योंकि जब भी आप कहीं प्रेशर के साथ गिरोगे या प्रेशर इंक्रीज होगा तो हेनरीज लॉ कहते हैं, या हेनरी नाम के साइंटिस्ट हैं, उन्होंने बताया है कि सर जो गैस की प्रेशर होगा ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उसकी सॉल्युबिलिटी के, ठीक है। जितना ज़्यादा आप प्रेशर लगाओगे उतना ज़्यादा गैस की क्या होगी, सॉल्युबिलिटी, ठीक है। अब जब आप पानी के अंदर कूदे हो तो प्रेशर के साथ गिरे होगे, पानी में क्या है, डिजॉल्व है ऑक्सीजन, नाइट, जितनी भी एटमॉस्फेयर गैसेज हैं, तो वो हमारे ब्लड में एंटर कर जाती हैं। यार एक गेट है, 4 लोगों को घुसेड़ना है खाते पीते घर के उससे अंदर, अब नहीं जा पा रहे थे, आपने बाहर से प्रेशर इंक्रीज किया, चारों अंदर आ गए, ठीक है। अब उन्हें बाहर आना है, अब कोई प्रेशर लगा नहीं रहा है तो फंस जाएंगे ना एक जगह पे। वही काम यहाँ पे होता है, जब स्कूबा डाइवर पानी में जाएंगे तो प्रेशर बढ़ता है, गैसेस की सॉल्युबिलिटी ब्लड में बढ़ जाती है, डिजॉल्व हो जाते हैं। वहीं जब वो वापस आते हैं, पानी में ही तो बस नहीं जाएंगे, वापस भी तो आएंगे, घर भी तो जाना है उन्हें, ठीक है। तो फिर जब वहाँ से गैसेस रिलीज होती हैं तो प्रेशर होता नहीं है, प्रेशर कम होने से सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी और गैसेस ब्लड से बाहर निकलना चाहेंगी, तो ये जो हमारी कैपिलरीज होती हैं ये ब्लॉक हो जाती हैं। इसी कंडीशन को बोला जाता है बेंड्स। इसकी वजह से जो प्रॉब्लम होती है उसको बेंड्स बोला जाता है और बहुत ही पेनफुल कंडीशन होती है। तो इसको अवॉइड करने के लिए स्कूबा डाइवर्स ने क्या किया, उन्होंने अपने वो जो उसका टैंक था ना जिससे वो ब्रीथ कर रहे थे उसमें हीलियम डाइल्यूट कर लिया। अब हीलियम की सॉल्युबिलिटी होती नहीं है ब्लड के साथ, ऑक्सीजन के साथ, सॉरी, है ना, ऑक्सीजन ज़्यादा सॉल्युबल होता है एज कंपेयर टू हीलियम, तो हीलियम से ब्लड में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब पढ़ो, आप संपूर्ण जानकारी दे दी आपको, अब पढ़ो। हीलियम इज यूज टू डाइल्यूट ऑक्सीजन इन डाइविंग एपरेटस। हाँ, हीलियम को ऐड करते हैं हम, अभी बताया। हीलियम हैज हाई सॉल्युबिलिटी इन ऑक्सीजन, नहीं भाई, हाई सॉल्युबिलिटी होती तो ये भी दिक्कत पैदा करता है ना। तो एसर्शन ठीक है, रीजनिंग गलत है। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, A इज ट्रू बट R इज फॉल्स। सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा, एप्लीकेशन ऑफ हेनरीज लॉ से था थ्योरेटिकल क्वेश्चन। सॉल्यूशन चैप्टर से तो कोई न्यूमेरिकल ही नहीं आया है, वेंट ऑफ फैक्टर इतना पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। चलो इजी कहा जाएगा अभी तक जो एनालिसिस चल रही है। बाकी आप बताना आपके अकॉर्डिंग कैसा था, कितने मार्क्स बन रहे हैं, ठीक। रिलेशन बिटवीन NM, क्या है ये NM, द नंबर ऑफ परमिसिबल वैल्यूज ऑफ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। एटॉमिक स्ट्रक्चर में हम लोग क्वांटम नंबर पढ़ते हैं, ठीक है। N होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, L होता है एजीमिथल क्वांटम नंबर, ML होता है, ठीक है,
मैग्नेटिक मूवमेंट वाला, ms होता है स्पिन क्वांटम नंबर। तो पूछा क्या है कि L की क्या वैल्यू हो सकती है ना, L का ही तो पूछा है। तो देखो m की 2l+1 वैल्यूज होती हैं, है ना, m की वैल्यूज कितनी होती हैं 2l+1। तो L के लिए यहाँ पे देख लो m-1, ठीक है, और अभी 2l तो चल ही रहा है, फिर 2 को यहाँ ले जाना तो ये क्या हो जाएगा m-1/2। पढ़ना जरा ये वाला, ठीक है, उन्होंने इसको nm बोल दिया है, कोई बात नहीं, हम nm से रिप्रेजेंट कर देते हैं लोग, ठीक है। पढ़ो ऑप्शन फोर्थ वाला, L = nm-1/2। तो डी ऑप्शन हो जाएगा, मतलब डायरेक्ट ना पूछ के उन्होंने उसको ट्विस्ट कर दिया है, रीअरेंज कर दिया है वही, ठीक है। जैसे L की वैल्यूज क्या क्या हो सकती हैं आपको n-1, M की क्या हो सकती हैं 2l+1, तो वही वाला कॉन्सेप्ट था, एटॉमिक स्ट्रक्चर से क्वांटम नंबर्स का क्वेश्चन था। आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो स्टेबिलिटी पे है, और ये DF ब्लॉक में खूब चिल्ला चिल्ला के पढ़ाया जाता है। कॉपर +1 आयन की स्टेबिलिटी कम है कॉपर 2+ आयन से, क्यों? तो देखने में तो नहीं लगता है ऐसा, देख लो आप भी। कॉपर +1 की जब कन्फिग्रेशन लिखते हो ना तो वो आती है 4s0 3d10। तो यहाँ पे d ऑर्बिटल क्या है, कंप्लीटली फिल्ड है सर, ये तो एक्स्ट्रा स्टेबल वाला हो गया। और जब आप कॉपर 2+ की बात करते हो तो ये तो 4s0 3d9 होगा। तो हमारे हिसाब से तो ये ज़्यादा स्टेबल होता है ना, नहीं, यही तो क्वेश्चन है सीधा कि Cu2+ क्या हो जाता है, डिसप्रपोर्शनेट हो जाता है। देखो कॉपर +1 में, सॉरी कॉपर +1 जो होता है वो डिसप्रपोर्शनेट हो जाता है कॉपर 2+ में और कॉपर सॉलिड में, ठीक है। सेम एलिमेंट का यहाँ से क्या हो गया, ऑक्सीडेशन, और सेम एलिमेंट का क्या हो गया, रिडक्शन। तो उसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, उसी रिएक्शन को हम बोलते हैं डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। 1 से 2 गया, 1 से 0 गया, तो ये क्या हो जाएगा, रिडक्शन, ठीक है। हमारा कंसर्न ये नहीं है, हमारा कंसर्न ये है कि स्टेबल कौन ज़्यादा है। बेटा स्टेबल Cu2+ ज़्यादा है। रीज़न सुनो, रीज़न है इसका हाइड्रेशन एनर्जी। जो हाइड्रेशन एनर्जी होती है वो डिपेंड करती है चार्ज पे डायरेक्टली, और इन्वर्सली डिपेंड करती है साइज पे। तो कॉपर +1 और कॉपर 2+ में किसका चार्ज ज़्यादा है, कॉपर 2+ का है सर, ऑब्वियसली दिख रहा है +2 चार्ज है। फिर आप साइज की बात करते हो तो साइज जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा, साइज भी क्या हो जाएगा, कम। तो दोनों फैक्टर किसको फायदा दे रहे हैं, कॉपर 2+ को, सर चार्ज भी ज़्यादा है और साइज भी क्या है, कम। तो हाइड्रेशन एनर्जी क्या हो जाएगी, ज़्यादा। और ये वो एनर्जी है जो रिलीज होती है, जिसकी भी एनर्जी रिलीज होगी वो स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ेगा, है ना। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, हाइड्रेशन एनर्जी। सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। DNF ब्लॉक वही अपना NCERT, ठीक है, उससे बाहर तो अभी तक कोई क्वेश्चन नहीं गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एलिमेंट एक्सपेक्टेड टू फॉर्म लार्जेस्ट आयन टू अचीव द नियरेस्ट नोबल गैस कन्फिग्रेशन। अब यहाँ पे आपको देखो इनके आयंस बना लो पहले, ठीक है, इनके क्या बना लो, आयंस। फ्लोरीन क्या बनाएगा, ठीक है, फ्लोरीन यहाँ पे जो फॉर्म करेगा F- बनाएगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन गेन करके, 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। नाइट्रोजन 3 इलेक्ट्रॉन गेन करके N3- फॉर्म करेगा। उसके बाद सोडियम जो है, सोडियम तो सर मेटल है, इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और कैटाइन बनाएगा। देन ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या बना लेगा, O2-। अब आप देखो इसको, सारों के इलेक्ट्रॉन्स काउंट करो, देखना जरा। फ्लोरीन में 9 होते, क्यों, इसका एटॉमिक नंबर कितना है, 9, बट हमने क्या बना दिया, F-, तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 10। नाइट्रोजन का सर एटॉमिक नंबर तो 7 होता है, मतलब 7 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, बट यहाँ पे फॉर्म क्या हो रहा है, N3-, तो 3 इलेक्ट्रॉन और इंक्रीज हो गए। सोडियम एटॉमिक नंबर 11, 1 इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा है सर, तो कितने बच जाएंगे, 10। अभी तक देखो सब में ये नंबर क्या चल रहा है, 10 लॉटरी का इनका। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए तो कितने हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते थे ऐसे स्पीसीज को जिनके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होते थे, इनको बोला जाता था आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, है ना। और आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज का साइज, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज का जो साइज होता है वो किस पे डिपेंड करता है,
वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नेगेटिव चार्ज के, है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नेगेटिव चार्ज के। जितना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज होगा उतना ज़्यादा आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज का क्या होगा, साइज होगा। तो आप यहाँ पे देखो किस पे सबसे ज़्यादा चार्ज है नेगेटिव, सर नाइट्रोजन पे, तो इसी का साइज क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा N3 माइनस। तो ये पीरियोडिक प्रॉपर्टीज का क्वेश्चन है आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर नॉट करेक्ट, ठीक है, तो ये थोड़ा अरेंजमेंट में दिक्कत है, कोई बात नहीं, आप पढ़ तो पा रहे हो ना इसको। देखो, हाइड्रोजन इज यूज्ड टू रिड्यूस हैवी मेटल ऑक्साइड। क्या होते हैं सर हैवी मेटल, भाई जिनका मास ज़्यादा होगा उसको हैवी बोल दिया इन्होंने। जैसे जो H के नीचे आते हैं, जैसे कॉपर है, ठीक है, आपके पास मरकरी है, प्लेटिनम है, गोल्ड है, इन सबको ऑक्साइड्स को आप क्या बोलोगे, सिल्वर है, हैवी मेटल ऑक्साइड। हाँ सर, हाइड्रोजन अपने से नीचे वालों को क्या कर देता है, रिड्यूस कर देता है, पहला स्टेटमेंट सही है बिल्कुल। हैवी वाटर इज यूज्ड टू स्टडी रिएक्शन मैकेनिज्म। अगर आप ऑर्गेनिक में आइसोटोपिक सब्स्टिट्यूशन नाम की चीज कहीं पे पढ़ोगे कि भाई मैकेनिज्म का मतलब क्या होता है, रिएक्शन किस रास्ते से प्रोडक्ट की तरफ जा रही है ना, पीछा करते हुए हम देखते हैं किधर से जा रहा है, भाई रिएक्शन देखना है इसको। हाइड्रोजन देखा सर यहाँ लग गया आके, फिर हम वाटर किस जगह, हैवी वाटर की रिएक्शन करवाते हैं, मतलब D2O। क्या होता है हैवी वाटर, D2O होता है। H2O की जगह क्या ऐड करवाते हैं, D2O। तो जहाँ पे H प्लस लग रहा होता है अगर वहीं पे D प्लस लग गया, और जहाँ पे OH माइनस लग रहा होता है वहीं पे अगर OD माइनस लग गया, तो हम बोलेंगे ये रिएक्शन, दोनों बात एक ही है, दोनों एक ही रास्ते से जा रहे हैं। तो रिएक्शन मैकेनिज्म में आपने क्या यूज किया, हैवी वाटर, करेक्ट स्टेटमेंट है। हाइड्रोजनेशन या हाइड्रोजन इज यूज टू मेक सैचुरेटेड फैट फ्रॉम ऑयल्स। अरे भाई ये अपना वही है, हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल पढ़ते हो ना, वेजिटेबल घी बनाने के लिए इंडस्ट्रियल में यूज होता है, वनस्पति ऑयल से वनस्पति घी, ये भी सही है। HH बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी इज लोएस्ट। ऐसा मत समझना एक बॉन्ड है तो इजीली ब्रेक हो जाएगा, नहीं, वो बॉन्ड भी तो देखो किस में बना है, वो बॉन्ड बना है 1s और 1s में। तो जब केमिकल बॉन्डिंग में आप एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग पढ़ते हो, तो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के, मतलब 1s 1s 2s 2s में किसकी ओवरलैपिंग अच्छी होगी, 1s और 1s की। अब जिसका बॉन्ड अच्छा बना है तो उसको ब्रेक करने के लिए भी भरपूर मात्रा में प्रयास करना पड़ेगा, मतलब HH बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी लोएस्ट मत बोलो, सरासर पाप है ना, पाप नहीं करना है, इसको कट कर देना है। चलो ई ऑप्शन पढ़ो। हाइड्रोजन रिड्यूसेस ऑक्साइड्स ऑफ मेटल दैट आर मोर रिएक्टिव देन आयरन। आयरन तो ऊपर आता है कहीं, हाइड्रोजन से नहीं, हाइड्रोजन अपने से नीचे वालों को रिड्यूस करेगा, मतलब ई ऑप्शन भी क्या हो गया, इनकरेक्ट। करेक्ट पूछा है, नॉट करेक्ट पूछा है, तो नॉट करेक्ट कौन से हैं, डी और ई, ठीक है, तो ये सेकंड ऑप्शन डी ई ओनली, ठीक। यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन। मिलाते हुए चलना, 14 क्वेश्चन में अब तक कितने सही कितने गलत करके आए हो, फिर हम आगे देखेंगे। अगला जो क्वेश्चन है सॉलिड स्टेट से है, ये वो चैप्टर था जिसको बोर्ड के सिलेबस से ही हटा दिया था, तो बहुत कंफ्यूजन था, पढ़ के जाएं नहीं जाएं, भाई किताब में तो था ना, पढ़ के जाना है, इस बार से बुक से ही हटा दिया है। अब कहीं अगर आप सोच रहे हो, अभी आपने 12th में इस एग्ज़ाम के लिए अपीयर हुए हो और फिर आप सोच रहे हो अब सर ड्रॉप लेना है, अब तो ड्रॉप लोगे तो अब सिलेबस चेंज हुआ है क्योंकि बुक से हटा दिया गया, NCERT बुक से, तो उसके फिर अब कोई मतलब नहीं बनता एग्ज़ाम में आने का। यहाँ देखोगे आप सॉलिड स्टेट का क्वेश्चन है जिसमें एक कंपाउंड है जो कि 2 एलिमेंट से मिलके बना है, किस किस से, A और B से। A क्या फॉर्म कर रहा है, A फॉर्म कर रहा है यहाँ पे, B बना रहा है पैकिंग, है ना, B पैकिंग बना रहा है और CCP बना रहा है। CCP को आप FCC मान लिया करो। क्या बोल रहे हो सर ये CCP FCC, CCP मतलब होता है क्यूबिक क्लोज पैकिंग, है ना, CCP क्या होता है, क्यूबिक क्लोज पैकिंग, और FCC होता है फेस सेंटर्ड क्रिस्टल, है ना, क्यूबिक क्रिस्टल। तो इसमें जो नंबर ऑफ एटम्स आते हैं पर यूनिट सेल वो कितने होते हैं, 4, तो B कितने आ जाएंगे, 4, फॉर्मूला बनाना है ना हमें। और A क्या कर रहे हैं, A ऑक्यूपाई कर रहे हैं 1/3 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड। कहीं पे भी टेट्राहेड्रल वॉइड
2 टाइम्स नंबर ऑफ एटम्स इन अ यूनिट सेल होते हैं, और ऑक्टाहेड्रल वाइड उतने ही होते हैं। तो टेट्राहेड्रल वाइड कितने हो जाएंगे इसके हिसाब से, 2Z होते तो कितने हो जाते 8, बट ये 1/3 ऑक्यूपाई कर रहा है, तो 1/3 ऑफ 8 कितना हो जाएगा 8/3। अब इसको सॉल्व कर लो आप, A कितने हैं 8/3, B कितने हैं 4, फ्रैक्शन में मत छोड़ना, इसको आप सिंप्लीफाई कर लेना। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई करोगे A 8 और B 12, फर्दर इसको सॉल्व करोगे तो A2 B3 आ जाएगा। A के नीचे जो था उसको इन्होंने x बोला है, ठीक है, B3, और B के नीचे जो बोला है उसको y। तो दोनों का आपको सम बताना है, x प्लस वाई किसके इक्वल हो जाएगा 2 + 3 यानी कि 5। तो इसको NAT बना दिया इन्होंने, न्यूमेरिकल आंसर टाइप, ठीक है, 5, यानी कि 4th ऑप्शन जो है आपका वो सही हो जाएगा। थोड़ा सा मीडियम कहेंगे, अभी तक के मुकाबले में मीडियम था, पैकिंग पे था, और उसको उन्होंने ट्विस्ट कर रखा था, ये चैप्टर भी नहीं था बोर्ड के सिलेबस में। हाँ, इसके लिए एफर्ट का चाहिए था हमको। अगला क्वेश्चन पे आ जाओ। अमंग्स द फॉलोइंग द टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज नॉट हैविंग 8 इलेक्ट्रॉन्स अराउंड सेंट्रल एटम। 8 नहीं है। अब 8 नहीं है तो क्या मतलब, सर 8 से कम भी हो सकते हैं, 8 से ज्यादा भी हो सकते हैं। आओ छटनी करते हैं इनकी। NH3, नाइट्रोजन के पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 उसने बॉन्ड बना रखे हैं, तो बच गए 2 लोन पेयर। काउंट करना, 2 ये, 2 2 4, 2 6 और 2 8। सर पूरे 8 हैं इसके पास। तो AlCl3 को चेक करो, एल्युमिनियम आता है ग्रुप 13 में, 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं और तीनों बॉन्ड बना लेते हैं। तो कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए टोटल इसके पास 6। 8 नहीं है सर, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, जिसके पास 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है। BeCl2 चेक करो, कौन से ग्रुप में आता है बेटा, मांगे कार स्कूटर, ग्रुप 2 में। ग्रुप 2 के पास 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं सर, तो 2 ही बॉन्ड बनाएगा ये। चलो 2 इसके खुद के, 2 और जिनके संग बॉन्ड बना लिया, फिर भी 4 हो पा रहे हैं। इसका पेट अभी भी भरा नहीं है, 8 इलेक्ट्रॉन से भरेगा, तो अभी भी ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। फिर CCl4 पे आप आ जाओ, कार्बन टेट्राक्लोराइड, है ना, मतलब नॉन पोलर सॉल्वेंट की तरह वर्क करेगा। कार्बन आता है ग्रुप 14 में, और ग्रुप 14 बोले तो 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, यानी कि सर 4 इनके खुद के और 4 इन्होंने बॉन्ड बना रखे हैं। तो इसके पास भी अभी कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। PCl5 में तो देखना ध्यान से, 8 से कम नहीं है लेकिन 8 से ज़्यादा जरूर है। इसकी जो ज्योमेट्री आती है वो ट्राइगोनल बाईपिरामिडल आती है, ठीक है। इसकी जो ज्योमेट्री आती है वो ट्राइगोनल बाईपिरामिडल आएगी आपके सामने, ठीक है। 5 बॉन्ड बना रहा है, फॉस्फोरस क्या कर रहा है, 5 बॉन्ड बना रहा है। तो इस तरीके से ये तो इक्वेटोरियल बॉन्ड्स हो जाएंगे, और ये क्या हो जाएंगे आपके एक्सियल बॉन्ड्स। तो जब आप देखोगे तो फॉस्फोरस के पास 10 इलेक्ट्रॉन हो रहे होंगे, 8 तो नहीं है ना सर, हमें तो 8 बताने हैं किस पे हैं किस पे नहीं। तो इस पे 4 इलेक्ट्रॉन थे, इस पे 10, इस पे 6। ऐसे कितने लोग हैं जिनके पास 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है, देखो जरा, 3 है। कोई ऑप्शन, हाँ 4th ऑप्शन है। तो सिंपल देखो, बॉन्डिंग से 2-3 क्वेश्चन आ गए। ऑक्टेट, लुईस एसिड बेस भी कैसे डिसाइड करोगे, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट के बेसिस पे या इलेक्ट्रॉन रिच। ये यहाँ पे भी MOT का, वंडर वॉल फोर्सेस, केमिकल बॉन्डिंग से 5 क्वेश्चन, अभी तक 16 क्वेश्चन में। तो इंपॉर्टेंस समझ लो आप टॉपिक की, ठीक। नेक्स्ट है बेसिक, मतलब मोल कॉन्सेप्ट से कह सकते हो इसको, कितना वेट मिलेगा ना, इसको मिक्स है बेटा, ऑर्गेनिक फिजिकल मिक्स है, कर लेते हैं, ठीक है। वेट ऑफ 2 moles ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड विच इज ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग सोडियम इथेनोइड। क्या होता है सोडियम इथेनोइड, पहले वो भी तो पता हो हमें। सोडियम इथेनोइड सर ये होता है C2H5, ठीक है, ONA, और अच्छे से लिखना चाहो CH3CH2, मतलब जो इथेनोइक एसिड है उसका OH हटा के आपने क्या लगा दिया, उसका OH हटा के आपने H हटा के Na लगा रखा है। हो क्या रहा है यहाँ पे हो रहा है आपके पास डी कार्बो ऑक्सीलेशन। रिएजेंट देखो, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड। भाई ये क्या है, ये सोडा लाइम वाली डी कार्बो ऑक्सीलेशन है। एक कार्बन कम होके एल्केन बन जाता है, यहाँ से क्या बन जाएगा, मीथेन। और मीथेन का मॉलिक्यूलर मास कितना होगा,
16 ग्राम होगा। हमसे पूछा है जो प्रोडक्ट बनेगा उसके 2 मोल का मास, ये तो 1 मोल का मास है, तो 2 मोल का मास कितना हो जाएगा 32, तो आपका आंसर आ जाएगा 32 ग्राम पर मोल। और यूनिट दी नहीं है, केवल वैल्यू दी है, क्या आंसर सही हो जाएगा 32। तो देखो ऑर्गेनिक फिजिकल को मिक्स करके मोलर मास तो निकाल ही लेते हो आप, ठीक है। तो इस तरीके से था यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्टेटमेंट बेस्ड है, पढ़ना ध्यान से। एटम्स ऑफ ऑल द एलिमेंट्स आर कंपोज्ड ऑफ 2 फंडामेंटल पार्टिकल्स। ये तो 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हो। एटम के अंदर 2 पार्टिकल होते हैं क्या, या 3 होते हैं? 3 होते हैं सर, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो ये 2 क्यों कह रहा है? इसको पकड़ के कट कर दो। इसको कट करने के लिए हमें इसको पहले यहाँ से कट करना है। चलो, तो ये वाली बात तो गलत है सर। बी पढ़ना तो जरा। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, हाँ 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 kg सही है। ऑल द आइसोटोप्स ऑफ गिवन एलिमेंट तो सेम केमिकल प्रॉपर्टीज, हाँ केमिकल प्रॉपर्टीज सेम रहती हैं। क्यों? क्योंकि एटॉमिक नंबर सेम रहता है, और एटॉमिक नंबर सेम रहेगा तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम रहेंगे। किसी भी कंपाउंड की प्रॉपर्टी डिसाइड होती है उसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। तो जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है सर, तो केमिकल प्रॉपर्टीज सेम हो जाएंगी, ठीक है। मतलब यहाँ पे आप क्या बोलोगे, केमिकल प्रॉपर्टीज सेम, फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट। तो सी ऑप्शन भी सही है। लेन डी पढ़ो। प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स आर कलेक्टिवली नोन एज न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियॉन उन्हें बोला जाता है जो न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं, और वो होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब ये क्या लिख रहे हैं भाई साहब, ये इलेक्ट्रॉन लिख रहे हैं। ये तो न्यूक्लियस के बाहर घूमता है, चक्कर लगाता है, तो ये तो गलत बात है, इसको कट करो यहाँ से। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी रिगार्डेड द एटम एज एन अल्टीमेट पार्टिकल ऑफ मैटर। हाँ, डाल्टन ने तो यही मान लिया था कि एटम इज द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल पार्टिकल। अब इसके बाद और कुछ हो ही नहीं सकता। आज देखो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अभी भी रिसर्च चल रही है, उसके अंदर भी क्वार्क्स नाम की चीज है, उससे मिलके बना है। तो एटॉमिक के अंदर सब एटॉमिक और भी सब पार्टिकल्स हैं, ठीक है। तो ये बात डाल्टन ने बोली थी, उनके हिसाब से सही है, तो स्टेटमेंट तो सही है, लेकिन आज के कॉन्टेक्स्ट में ये बात सही नहीं है। देखो आगे बढ़ो। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। तो बी, सी और ई सही है। कौन सा ऑप्शन है? थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, बी, सी और ई। 18 क्वेश्चन हो चुके हैं, और आप देखते चलना कितने सही करके आए हो। अगला है कैटालिसिस। तो इसको अगर मैं केमिकल काइनेटिक्स का क्वेश्चन कहूँ तो बुरा तो नहीं मानोगे, क्यों? वहीं पे तो आप पढ़ते थे कैटलिस्ट। सर कैटलिस्ट वो चीज होती है जो रिएक्शन का रेट बढ़ा देता है, खुद रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है, बस रिएक्शन का क्या बढ़ा देता है? रेट। एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है। 2 टाइप के कैटलिस्ट होते हैं, होमोजीनियस कैटलिस्ट और हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट। होमो में मतलब क्या हुआ सर? ये होमो का मतलब, होमो का मतलब जो आपका रिएक्टेंट है ना, और जो आपका कैटलिस्ट है, उन दोनों का फिजिकल स्टेट क्या हो जाए? उन दोनों का फिजिकल स्टेट सेम रहे, दोनों का फिजिकल स्टेट सेम रहे, तो वो क्या कहलाएंगे? होमोजीनियस कैटलिस्ट। लेकिन अगर फिजिकल स्टेट क्या हो गया? डिफरेंट, है ना। हेट्रोजीनियस में क्या बोलोगे? रिएक्टेंट और कैटलिस्ट का फिजिकल स्टेट क्या हो जाएगा? डिफरेंट, है ना। अगर फिजिकल स्टेट डिफरेंट है तो वो हेट्रोजीनियस की कैटेगरी में आएगा। अब पढ़ना, हाइड्रोलिसिस ऑफ शुगर। बेटा सुक्रोज है ये, घर में जो चीनी आती है ना, उसका फॉर्मूला ये है C12H22O11। दुकान पे जाके मत बोल देना, ये चीनी तो मिलेगी नहीं, उल्टा और कहीं वो बाट उठा के मार दे, ठीक है। अब इसमें कौन सा कैटलिस्ट लेते हैं सर? ये एसिड कैटलिस्ट की प्रेजेंस में होता है, और एसिड कैसे होगा? एक्वस फॉर्म में होगा, लिक्विड में। और ये सुक्रोज भी, जब शुगर बनाई जाती है ना, तो पहले वो लिक्विड ही होता है, फिर उसके क्रिस्टलाइजेशन किया जाता है। तो दोनों का स्टेट देखो सेम है, सुक्रोज का भी और जो एसिड कैटलिस्ट है उसका भी। डिकम्पोजिशन ऑफ ओजोन। ओजोन क्या है? गैस है सर, O3 गैस। इसकी प्रेजेंस में नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, मतलब मोनो मतलब एक ऑक्सीजन, ये भी गैस है, होमोजीनियस का एग्जाम्पल है। थर्ड पढ़ना जरा, कॉम्बिनेशन ऑफ डाई नाइट्रोजन मतलब N2, कॉम्बिनेशन ऑफ डाई हाइड्रोजन मतलब H2। और ये दोनों आपको बचपन से पता है क्या होती हैं? गैसेज होती हैं सर, एटमॉस्फेयर में पाई जाती हैं। बनाते क्या है इससे? अमोनिया। हैवर्स प्रोसेस होता है ये, खूब भरपूर मात्रा में इसका यूज होता है। किसके लिए? आपके फर्टिलाइजर्स बनाने के लिए। उसके बाद
इसमें कैटेलिस्ट क्या यूज किया गया है, इसमें कैटेलिस्ट यूज किया गया है आयरन। आयरन जो है वो मेटल है और वो किस स्टेट में एग्जिस्ट करेगा, सॉलिड स्टेट में। तो देखो रिएक्टेंट आपके किस में है, रिएक्टेंट गैसियस स्टेट में और कैटेलिस्ट किस में है, सॉलिड में। ठीक है, मैं नज़र नहीं आ रहा हूँ, स्क्रीन तो नज़र आ रही है ना, मेन वही है तुम्हारे लिए, तो डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, ध्यान से बैठे रहो यहीं पे। तो देखो यहाँ पे क्या आ गया सर, रिएक्टेंट का फिजिकल स्टेट गैस, कैटेलिस्ट का सॉलिड, तो फिजिकल स्टेट अलग हो गया, मतलब ये किस कैटेगरी में आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका हेट्रोजीनियस कैटेलिस्ट के केस में। फोर्थ है ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड मतलब SO2, ये भी गैस है, और इसमें किसकी प्रेजेंस में हो रही है ये रिएक्शन, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन के ऑक्साइड भी क्या रहेंगे, गैस, मतलब रिएक्टेंट भी गैस है, कैटेलिस्ट भी गैस है, तो दोनों का फिजिकल स्टेट क्या हो गया, सेम। अब फिजिकल स्टेट सेम है तो आप कहोगे ये होमोजीनियस है, तो एक ही बच रहा है जिसमें फिजिकल स्टेट डिफरेंट है, वो थर्ड ऑप्शन है, तो आंसर हो जाएगा आपका थर्ड ऑप्शन। ठीक, देखो एक क्वेश्चन के लिए इंतजार करना था और यहाँ पे फिर से वापस आ गए पुरानी फॉर्म में। चलो, तो उसका कह सकते हो इसको केमिकल काइनेटिक्स का, ये देखो गैसियस लॉ से। वाइस लॉ के लिए करेक्ट ग्राफ क्या है, ठीक, मैंने तो ऐसे याद कर रखा है ब्लूटूथ से। देखो ब्लूटूथ जब फोन में लिख के आता है तो क्या लिख के आता है, अभी तुम ईयरफोन कनेक्ट करके बैठे होगे तो BT लिख के आएगा वहाँ पे, मतलब B स्टैंड्स फॉर बॉइल्स, B का मतलब यहाँ पे क्या है, बॉइल्स, और T का मतलब है टेम्परेचर। कहना क्या चाहते हो सर, कहने का मतलब ये है कि बॉयल्स लॉ में आप टेम्परेचर कांस्टेंट करके चलते हो, बॉयल्स लॉ में आप क्या कांस्टेंट करके चलते हो, टेम्परेचर। और अगर किसी भी गैस की प्रॉपर्टी पढ़नी है, किसी भी चीज़ की पढ़नी है प्रॉपर्टी, तो उसका अमाउंट क्या करना पड़ेगा, फिक्स। अगर मुझे भाई रिजल्ट बनाना है तो पहले पक्का पता तो इस क्लास में कितने बच्चे हैं, अमाउंट फिक्स कर दूंगा ना। तो उसी तरीके से किसी भी गैस की स्टडी करनी है तो उसका अमाउंट फिक्स कर दो, और अमाउंट केमिस्ट्री में किसके टर्म्स में माना जाता है, मोल्स में। तो यहाँ पे आप N को कॉन्स्टेंट रखोगे, टेम्परेचर को कॉन्स्टेंट रखोगे। फिर जरा गैस इक्वेशन देखना, PV इक्वल टू nRT। सर यहाँ पे T आपने कांस्टेंट कर दिया, N मान के चल रहे हो, तो R तो होता ही कांस्टेंट है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। तो प्रेशर और वॉल्यूम में कैसा रिलेशन आ रहा है, इनवर्स रिलेशन, मतलब वॉल्यूम बढ़ाओगे तो प्रेशर कम होगा, प्रेशर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम कम होगा। और ऐसे केसेस में ग्राफ कैसा आता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ऐसे केसेस में ग्राफ ये वाला आता है। ठीक है, तो दो ग्राफ ऐसे हैं, तब जब P और V के बीच में ग्राफ बनाओगे, है ना, P और V के बीच में ग्राफ बनाओगे तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आएगा। देखना कहाँ कहाँ पे है, फोर्थ वाले में है सर, वो बात ठीक है। ये नजर आ रहा है तुम्हें, टेम्परेचर जो लिखा हुआ है यहाँ दिख रहा है, T3 T2 T1, इसका खेला है यहाँ पे। देखो यहाँ से एक लाइन बना दो पैरेलल, इसके करस्पॉन्डिंग फिर वॉल्यूम देखना, ये किस लाइन पे कट कर रहा है, T3 पे, तो इसको मैं V3 कह दे रहा हूँ। ये किसके लिए कट कर रहा है, T2 के लिए, इसको V2 बोल देते हैं। और ये किसके लिए, T1 के लिए, इसको V1 बोल देते हैं। तुम्हें पता है एक्स एक्सिस में उधर को मूव करोगे तो क्वांटिटी बढ़ेगी ना, बड़ी क्वांटिटी क्या हो गई, V1। और यहाँ से हमें पता भी है सर कि वॉल्यूम और टेम्परेचर क्या होते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, आमने सामने हैं। मतलब जो वॉल्यूम ज़्यादा होगी V1 तो T1 भी क्या होना चाहिए, ज़्यादा। बट इन्होंने ऑर्डर क्या लगा रखा है, उल्टा, है ना, उल्टे लोग उल्टा ऑर्डर। तो ये वाला ग्राफ तो सही है, लेकिन ये टेम्परेचर ने कहानी खराब कर दी। मतलब सर ऐसा क्या है, पूरा ही गलत हो गया ना ये। ठीक है, ये वाला तो क्या, P वर्सेस T का ग्राफ, P वर्सेस T का बनाना ही क्यों है, टेम्परेचर तो कांस्टेंट रहता है, इसको भी हटा दें, हटा दो सर। अब बचा P वर्सेस 1/V का। देखो स्ट्रेट लाइन आएगा, क्यों, क्योंकि स्ट्रेट लाइन इक्वेशन फॉलो हो रही है ना, y इक्वल टू mx वाली। देखो सारे कांस्टेंट लिख दो, उसके बाद भी ये क्या आ रहा है, v, इसको मैं ऐसे ना लिख दूं nRT 1/V, तो 1/V को पूरा क्या मान लिया, x एक्सिस, इसको क्या मान लिया, y एक्सिस, और ये आपका स्लोप हो गया। तो ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। अब स्ट्रेट लाइन का ग्राफ देखो कौन कौन सा है सर, स्ट्रेट लाइन का ग्राफ तो फर्स्ट वाला लग रहा है ना, तो यही ग्राफ आपके लिए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बट टेम्परेचर देख लेना, है ना, जैसे वहाँ टेम्परेचर में गलती हुई थी। देखो इस बार यहाँ से लाइन खींच दो 1/V से, इसके करस्पॉन्डिंग ये T1 है ना, तो ये क्या हो जाएगा, P1, ये P2
और ये P3। देखना कौन सा प्रेशर बढ़ा है, P3। प्रेशर और टेम्परेचर डायरेक्टली रिलेटेड होते हैं, P3 बढ़ा है तो T3 भी बड़ा होना चाहिए। हाँ सर, इस बार इन्होंने टेम्परेचर सही दिया है, मतलब फर्स्ट ग्राफ आपका क्या हो जाएगा, सही। ये था मतलब आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन तो नहीं कहेंगे, गैस लॉस टॉपिक है यार, है ना, बट उसको कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना था। डेफिनेशन याद रहती है हमें, ठीक है। डेफिनेशन से कैसे उसको इक्वेशन में रिलेट किया, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बन रही थी, देखो यहाँ से प्रेशर और 1/v में, तो ग्राफ कैसा आ जाएगा, स्ट्रेट लाइन। बाकी आपके ग्राफ सारे इनकरेक्ट हैं। मिलाते चलना भाई, 20 क्वेश्चन हो चुके हैं, कितने सही हो गए आपके, ठीक है, देखते हुए चलना है। यहीं हम अपना रिजल्ट बना देंगे और आगे की रणनीति भी बनाएंगे कि अब सर ड्रॉप लेना है या इस बार हमारा काम किला फतेह हम काम हो जाएगा, ठीक। मैच द फॉलोइंग है, देखो कोक, कोको कोला वाला नहीं है, कोक कोयले को बोल रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। कार्बन की एक फॉर्म है, तो कार्बन एज अ रिड्यूसिंग एजेंट यूज होता है ना। ए का मिलान आप किससे कर दोगे, थर्ड ऑप्शन से, ठीक है। बाइलिंगुअल होता है। अब अगर कोई हमारा हिंदी मीडियम का बच्चा देख रहा है तो मैंने खुद ही नहीं मतलब इंग्लिश मीडियम से पढ़ा है तो मुझे वर्ड्स याद नहीं है, बट आंसर तो वही रहेगा, आंसर आप मिला सकते हो, ठीक। कोक एज अ रिड्यूसिंग एजेंट यूज होता है। डायमंड, डायमंड जब आप पढ़ते थे तो आप ये कहते थे सर डायमंड में ना 4 कार्बन अपने चारों बॉन्ड बना लेता है, मतलब उसके पास क्या रहेगा, एक भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं रहेगा। और जब 4 सिग्मा बॉन्ड बनेंगे तो बताओ हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp3, स्टेरिक नंबर 4, हाइब्रिडाइजेशन sp3। क्या इतने से आंसर आ रहा है सर, ए का थर्ड, बी का फर्स्ट, एक ही जगह है, देखो थर्ड ऑप्शन नहीं सेकंड ऑप्शन में, इसको लगा दो, बाकी चेक क्या करना है ना। ऑप्शन को एलिमिनेट करो, ए का थर्ड, बी के फर्स्ट से ही काम हो गया। तो बाकी फुलरीन, ग्रेफाइट, ये भी क्या है, कार्बन के एलोट्रॉप हैं। तो ये क्वेश्चन कहाँ से हुआ आपका, पी ब्लॉक ग्रुप 14 से। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका राइट ऑप्शन फॉर द मास ऑफ CO2, ठीक है। ये सब स्क्रिप्ट में आना है, CO2 जल्दीबाजी में टाइप हुआ है इसलिए ये सुपर स्क्रिप्ट सब स्क्रिप्ट सेट नहीं हो पाई, कोई बात नहीं। स्टाइचियोमेट्री से कर लो, यूनिटरी मेथड से कर लो, जिससे चाहो उससे कर लो। कैल्शियम का मास दे रखा है 40, रिएक्शन भी दे रखी है, और क्या चाहिए सर हमें, है ना, मौजा ही मौजा है यहाँ पे। देखो CO2 कितना बनेगा, अगर 20 ग्राम लाइमस्टोन, कैल्शियम कार्बोनेट को ही क्या बोला जाता है, लाइमस्टोन, ठीक है। 20 ग्राम यूज हो रहा है, उसमें से प्योर कितना है, 20% है, मतलब 100 ग्राम हमारे पास सामान है तो काम का कितना है, 20%। अब 20 ग्राम है तो उसमें से काम का कितना होगा, निकाल लो ना यार, 20% और 20 निकाल लो। तो परसेंटेज क्यों बढ़ा रहा हूं मैं, फिर भी इसमें यूज है इसलिए बता रहा हूं। देखो 20% और 20 कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपके सामने 4, ठीक है, सॉल्व कर लेना 4। मतलब 20 ग्राम लाइमस्टोन में हमारे काम का कितना है, केवल 4 ग्राम। अब जरा रिएक्शन को देखो, ये जो आगे कुछ होता है ना उसको स्टाइचियोमेट्री बोलते हैं, यहाँ कुछ नहीं लिखा है मतलब 1, इसकी भी 1। तो ये बोल सकते हैं सर 1 मोल लाइमस्टोन से 1 मोल कैल्शियम ऑक्साइड बनता है। 1 मोल लाइमस्टोन से क्या बनता है, 1 मोल कैल्शियम ऑक्साइड बनता है, ठीक है सर। 1 मोल में मास कितना होता है, 100 ग्राम, निकाल लेना। कैल्शियम का 40, कार्बन का 12 और ऑक्सीजन का कितना 16, ठीक है। और इसका कितना होगा, कैल्शियम ऑक्साइड का 40 + 16 56। बट हमारे पास है कितना, 4 ग्राम। तो यूनिटरी मेथड हो गया ना भाई, 10 चीज़ें इतने रुपए की थी तो 56/100 इंटू क्या हो जाएगा 4, डिवाइड करोगे 25 और सॉल्व करोगे तो 1.7 के आसपास आ जाएगा, 1.76, ठीक है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन अभी भी मतलब अभी पहला चैप्टर ही पढ़ा रहे हैं, वहाँ पे क्वेश्चन कराया है, ठीक है, अपने बैच में। तो ऐसे ही क्वेश्चन के लिए अगर आप विजिट कर सकते हो ऑफलाइन भी हमारी एकेडमी में, तो अभी पहला चैप्टर हुआ और सेम क्वेश्चन असाइनमेंट में करा रखा है, ठीक। क्या बात, क्या फ़ायदा हवाबाजी करने से सर, हमारा तो हुआ ही नहीं भाई, पढ़ते ना तुम तब क्यों होता क्यों नहीं। देखो अगला क्वेश्चन देखना जरा, कंडक्टिविटी ऑफ सेंटीमोलर। 12th में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चल रही है, वहाँ कंडक्टिविटी, रेजिस्टेंस और सेल कांस्टेंट, कोई फॉर्मूला याद आ रहा है क्या। देखो फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे, कंडक्टिविटी इक्वल टू कंडक्टेंस इनटू सेल कांस्टेंट। क्या फॉर्मूला लगेगा, कंडक्टिविटी इक्वल टू कंडक्टेंस इनटू सेल कांस्टेंट। देखना
कंडक्टेंस तो नहीं पता है सर, रेजिस्टेंस पता है ना, और ये दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं, तो 1/r लिख दो। और सेल कांस्टेंट क्या होता है, L/A, और हर सेल के लिए वो फिक्स रहता है। कंडक्टिविटी की वैल्यू कितनी है, 0.0210। यूनिट लिखते चलना ताकि फाइनल आंसर की यूनिट भी तुम्हें मिल जाए, यूनिट कैंसिल हो जाएंगी ना। 1/r, आर की वैल्यू कितनी है, 60 ओम, ठीक है, ओम नमः शिवाय करते हुए आर की वैल्यू कितनी दे दी इन्होंने, 60 ओम। उसके बाद L/A को ही तो बोलते हैं सर सेल कांस्टेंट, तो ये पूरी वैल्यू हमें निकालनी है। सॉल्व करो जरा, बस इसको मल्टीप्लाई कर देना, ओम से ओम इनवर्स क्या हो जाएगा, कैंसिल। सेल कांस्टेंट को G स्टार से भी दिखाते हैं, सॉल्व कर लोगे तो ये कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई करना जरा, मैथ तो यार ऐसी है, तब केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं तभी तो, ठीक। चलो देखो, मल्टीप्लाई करोगे आप तो 60 है, ये 4 जीरो बढ़ जाएंगे यहाँ से, 1 2 3 4, जीरो से जीरो कैंसिल, ये वाले जीरो से ये जीरो कैंसिल। 21 × 6 करोगे 126, 126 को 100 से डिवाइड करोगे 1.26। यूनिट क्या आएगी सर, देखो ना बची क्या है, सेंटीमीटर इनवर्स, और यही यूनिट होती है किसकी, सेल कांस्टेंट की। तो आपने देखा सिंपल फॉर्मूला बेस्ड था, मतलब अगर शॉर्ट नोट्स बनाते हो आप जिसमें आप केवल फॉर्मूला लिख रहे हो तो क्वेश्चन हो जाएगा। चलो, और ये तो अपना 12th में भी पढ़ के गए होगे, बोर्ड वाले टॉपिक हैं ये, ठीक है। 23 का सेकंड ऑप्शन है, बहुत बढ़िया। चलो आगे बढ़ते हैं 24th क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन का सीक्वेंस मैच नहीं हो रहा होगा, क्यों, क्योंकि हमने फिजिकल इनऑर्गेनिक के छाट के एक तरफ कर रखे हैं, आप वहाँ मैच करते जाना। कितने भी सेट आए हों क्वेश्चन यही थे, अरेंजमेंट अलग है, नंबर अलग हो सकता है। मेन ग्रुप पढ़ाने से पहले ऑक्सो एसिड पढ़ाया जाता है, हम तो ऐसे ही पढ़ाते हैं। बताया जाता है कि जो सेंट्रल एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट है ना, उसी पे इसका नाम और उसी पे इसका स्ट्रक्चर डिपेंड करता है। तो अब फिर से बता दो सर, देखो सल्फ्यूरिक एसिड, यार क्या होता है ये, राजा होता है केमिकल्स का, H2SO4। स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, राजा रानी तो ठीक है, स्ट्रक्चर क्या आएगा इसका, देखना H2SO4 का, ठीक है। सल्फर ग्रुप 16 में आता है तो 6 बॉन्ड बनाएगा, देखना क्या स्ट्रक्चर आ रहा है। सल्फर के पास 2 सल्फर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, किसी ऑप्शन में है, इसमें है, देखो 4th वाले में। सल्फर के पास सल्फर सिंगल बॉन्ड OH2 है, तो बी का ऑप्शन किसके साथ हो जाएगा, 4th के साथ। तो बी का 4th कहाँ कहाँ दिया है, 1st में और 3rd में, तो सर 2nd और 4th तो ऐसे ही गलत हो गए। अब आ जाओ आप पायरोसल्फ्यूरिक एसिड पे। ये मैंने बताया था कि अगर एक एसिड को आप कंबाइन करो, ठीक है, और उसको जब आप वहां से हीट करके वाटर रिलीज करवाते हो ना, तो उसके आगे प्रीफिक्स लग जाता है पायरो, ऐड कर दो। हाइड्रोजन कितने हैं, 4, सल्फर भी नहीं, तो वाटर निकला है ना सर, तो हाइड्रोजन 2 ही बचेंगे, 2 किसकी फॉर्म में निकल जाएंगे, वाटर की फॉर्म में। सल्फर नहीं निकलेंगे, 2 रहेंगे। ऑक्सीजन 8 थे, 1 वाटर में निकल गया, बचेंगे कितने, 7। इसका स्ट्रक्चर बताओ सर, बेटा इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल के बताओ, फिर मैं स्ट्रक्चर बताता हूँ। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी +6। जब भी किसी सेंट्रल एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट उसके मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट के बराबर आ जाती थी, तो वहाँ पे क्या होता है, ऑक्सी लिंकेज होता है। ऑक्सी लिंकेज क्या होता है सर, बीच में सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन और बाकी तो आपको पता ही है बेसिक स्केलेटन इनका। देखना क्या क्या है यहाँ पे, सल्फर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन कितने हैं, 4, ये देखो। सल्फर डबल सिंगल बॉन्ड OH कितने हैं, 2, ये देखो। सल्फर ऑक्सीजन सल्फर बॉन्ड कितना है, 1, यहां मत देखो, फर्स्ट में देखो, है ना। 4 सल्फर, ये 2 सल्फर OH और 1 सल्फर ऑक्सीजन, सल्फर मतलब ऑक्सी लिंकेज, ये बी ना करके, मतलब बी नीचे है यहाँ पे, ठीक है। तो देखना कौन सा, सी को किससे मैच करोगे, फर्स्ट से। कहाँ पे दिया हुआ है सी का फर्स्ट, सी का फर्स्ट दिया हुआ है सर फर्स्ट ऑप्शन में, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। मेन ग्रुप का क्वेश्चन था बेसिक ऑक्सीडेशन स्टेट्स पे। विच कॉम्प्लेक्स कंपाउंड इज मोस्ट स्टेबल। अगर तुमने एक चिलेटिंग लिगेंड नाम की चीज पढ़ी है ना, जो रिंग बना लेता है, वो कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं, ज़्यादा स्टेबल होते हैं।
एंट्रोपी की वजह से, मतलब वो रिंग बन गई ना, उसकी एंट्रोपी कम हो गई, एनर्जी कम हो गई, स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो ये जो EN होता है इथाइलिन डाइअमीन, ये EN क्या होता है, चिलेटिंग लिगेंड होता है। और चिलेट वाले कॉम्प्लेक्स नॉन चिलेटिंग से क्या होते हैं, ज़्यादा स्टेबल होते हैं। अगर मैं कहूँ ये चिलेटिंग लिगेंड है तो चिलेटिंग कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं, ज़्यादा स्टेबल होते हैं। ठीक, तो आपका देखते ही आप लगा दोगे EN, सोचना ही नहीं है इसमें तो कुछ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं तो हम ये देखते हैं कि थर्मोडायनेमिक्स का बेसिक क्वेश्चन, डेल्टा H और डेल्टा U में रिलेशन, बहुत एग्जाम्पल के साथ इसको करा रखा है। डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा U डेल्टा NG/RT, खूब एग्जाम्पल्स में लगा लगा के करा रखा है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। मेमोरी बेस्ड कह सकते हो इसको, फॉर्मूला याद है तो हो जाएगा। क्लियर करते हुए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद क्या है, एसर्शन रीजनिंग है, मतलब 5-6 क्वेश्चन ऐसे जिसमें आपको स्टेटमेंट रीड करना पड़ेगा। ये तो देखो यार, न्यूट्रिएंट डेफिशिएंट वाटर बॉडीज लीड टू यूट्रोफिकेशन। यूट्रोफिकेशन का मतलब ये होता है कि सर जो ऑक्सीजन का अमाउंट होता है ना पानी में, वो कम हो जाता है। तो जो एक्वेटिक या जो आपके वो हैं, मतलब अगर ऑक्सीजन का अमाउंट बढ़ रहा है तो अनवांटेड प्लांट्स वहाँ पे ग्रो करने लगेंगे। ठीक है, और अगर कम हो जाता है तो सर्वाइवल उनका दिक्कत वाला हो जाएगा। तो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंट वाटर लीड्स टू यूट्रोफिकेशन, नहीं, न्यूट्रिएंट मत कहो, यहाँ पे कहो ऑक्सीजन डेफिशिएंट, तब तो सही है, वरना ये क्या है, गलत है। अगला पढ़ो, यूट्रोफिकेशन लीड्स टू द इंक्रीज इन द लेवल ऑफ ऑक्सीजन इन द वाटर बॉडीज। हाँ, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बढ़ जाती है। ठीक, तो यहाँ पे आप क्या बोलोगे, यहाँ पे आपका कौन सा स्टेटमेंट सही हो जाएगा, बताओ जरा। थोड़ा मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, और ये कहाँ का क्वेश्चन है, अपना एनवायरमेंटल केमिस्ट्री का। ठीक है, तो अगर इसको देखा जाए, यहाँ पे एनवायरमेंटल केमिस्ट्री का क्वेश्चन है यूट्रोफिकेशन, इसको आप अपने EVS का पोर्शन भी काउंट कर सकते हो, पढ़ते थे ना, BOD बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, मतलब पानी के अंदर जितनी भी वाटर बॉडीज प्रेजेंट हैं उनको कितना ऑक्सीजन चाहिए, कितना रिक्वायरमेंट है, तो वो सब आप यहाँ से डिस्कस करते हो। ठीक, तो अगर इसका मैं आंसर आपको पूरा करेक्ट देख के बताऊं, स्टेटमेंट वाला, एक बार दोनों स्टेटमेंट पढ़ने पड़ेंगे। न्यूट्रिएंट डेफिशिएंट वाटर बॉडीज लिखा है, सही लिखा है। ठीक है, यूट्रोफिकेशन लीड्स टू डिक्रीज इन द लेवल, ये भी ठीक लिखा है। तो मैंने आपको बताया न्यूट्रिएंट डेफिशिएंट की जगह ऑक्सीजन कर देंगे। ठीक, तो उसके हिसाब से दूसरा तो सही है, तो कौन सा, स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। ठीक है, चलो 27 का थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ें, थोड़े से और रह गए हैं बस, है ना, पेशेंस के साथ बैठे रहो। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ 1 एज सेंटर, दूसरा क्वेश्चन है सर सॉलिड स्टेट का, बता देंगे। एज सेंटर क्या होता है, जिस कमरे में आप बैठे हो इस कमरे का एक किनारा देखना, और ये मान के चलना कि जिस कमरे में आप बैठे हो उसके साइड में भी एक रूम है, जिसमें बैठे हो उसके ऊपर भी एक रूम है, साइड वाले के ऊपर भी एक रूम है। तो फिर जो आपकी ये कॉर्नर होगा ना, वॉल का एज होगा, ये कितनी जगह शेयर हो रहा होगा, इस रूम में, साइड वाले रूम में, इस रूम के ऊपर वाले रूम में भी शेयर होगा, और साइड वाले रूम के ऊपर वाले रूम में भी शेयर होगा। यहाँ पे शेयर हो गया, ये रूम है, इसमें भी शेयर हो गया। ठीक है, इसके ऊपर एक रूम है, उसमें भी शेयर हो गया, इसके ऊपर, मतलब 4 जगह, यानी कि एक जो किनारा है ना सर, वो 4 जगह शेयरिंग कर रहा है, इधर भी है ना, ऊपर भी, दाएं बाएं। तो एक चीज को अगर 4 जगह डिवाइड करोगे तो कितना बचेगा, एक जगह 1/4। ठीक है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 1/4। 28 का सेकंड ऑप्शन। अरे एच सेंटर का कंट्रीब्यूशन भी तो 1/4 होता था, कॉर्नर का 1/8, फेस का 1/2, बॉडी का 1, फॉर्मूला बनाने के लिए पढ़ते थे हम लोग। ठीक, आगे बढ़ते हैं। बैलेंसिंग करनी है, क्या करनी है, बैलेंसिंग। देखो जरा, रेडॉक्स में बैलेंसिंग आपको सिखाई गई है, सीख लो। ठीक है, इसको रिएक्शन को ब्रेक करो पहले। Cr2O7 2 नेगेटिव, ये ना एसिडिक मीडियम में सर Cr3+ में कन्वर्ट होता है। एन फैक्टर निकालना आता है आपको, लेफ्ट हैंड साइड पे जो नंबर ऑफ एटम्स हैं इनटू चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट कर दिया करो। कैसे करें सर, देखो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +6, यहाँ पे कितनी है, +3, निकाल लेना ऑक्सीजन की -2 मान के। और आयन के ऊपर तो जो चार्ज होता है वही क्या होती है, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट। +6 से +3 जा रहा है। ठीक है,
तो हम n फैक्टर निकालना है, वो होता है नंबर ऑफ एटम इनटू चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। नंबर ऑफ एटम कितने हैं क्रोमियम के? 2। ऑक्सीडेशन स्टेट का चेंज कितना आ रहा है? 3, 6। तो n फैक्टर कितना हो गया? 6। और +6 से +3 जा रहा है, मतलब क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है ना। वाइल गिर ऑक्सीजन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, मैं तो ऐसे याद कराया है। गिर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन। तो इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं कितने? n फैक्टर के जितने, 6। फिर आप ऑक्सीजन को बैलेंस करते हो वाटर से, कितने ऑक्सीजन है? 7। इस साइड एक भी नहीं है, तो क्या लगा दोगे? 7 वाटर मॉलिक्यूल लगा दोगे। अब सर हाइड्रोजन इम्बैलेंस हो गए, तो कितने हाइड्रोजन एक्स्ट्रा आ गए? 14। तो 14 हाइड्रोजन लगाओगे कैसे? एसिडिक मीडियम में लगाएंगे सर हम H+ की हेल्प से यहाँ पे। तो ये अभी इतना हाफ सेल क्या हो गई? हाफ सेल रिएक्शन जो है वो आपकी बैलेंस हो गई। अगला हाफ देखो, अगला हाफ क्या है? SO3 2-, ये किस में कन्वर्ट हो रहा है? SO4 2- में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो आप यहाँ पे कितनी आ जाएगी? x मान के निकालना, यहाँ पे +4 आएगी, यहाँ x मान के निकालोगे +6। ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रही है, यानी कि इंक्रीज हो रहा है। वाइल याद कराया है मैंने, ठीक है। ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो कराओ ना लॉस। लॉस मतलब राइट हैंड साइड पे लिखेंगे कितने का लॉस हो रहा है? n फैक्टर निकाल दो सर। n फैक्टर होता है नंबर ऑफ एटम्स इनटू चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। सल्फर का एटम 1 है और चेंज कितने का आ रहा है? 2 का, तो n फैक्टर कितना आ जाएगा? 2। तो सर यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन लिख दो आप। सल्फर बैलेंस है, ऑक्सीजन देखना कितने हैं? 4। तो 4 हैं तो यहाँ तो 3 है सर, 1 ऑक्सीजन बढ़ा दो, ठीक है। हाइड्रोजन एक्स्ट्रा हो गए 2, तो 2 क्या लगा दो? H+। अब ये हाफ सेल रिएक्शन भी क्या है? बैलेंस है। अब हमें दोनों को बैलेंस करना है और पूरे में से इलेक्ट्रॉन्स को क्या करना है? कैंसिल। तो इसका मल्टीप्लाई आप 3 से कर देना। नहीं, इसका क्यों करोगे? यहाँ पे 2 है ना, यहाँ 6 है, तो इसका मल्टीप्लाई कर देना 3 से। तो देखो Cr2O7 तो उतना ही रहेगा, ठीक है। थोड़ा सा ऊपर किसका है इसको? अरे गायब हो गया, चलो मैं बता दे रहा हूँ। Cr2O7 तो उतना ही रहेगा, नीचे दिख रहा है ना, ठीक है। यहाँ लिख दें, यहाँ लिख देते हैं Cr2O7 तो उतना ही रहेगा सर। 6 इलेक्ट्रॉन रहे, यहाँ कितने थे? 2, 3 से मल्टीप्लाई किया, 6 कैंसिल हो जाएंगे। H+ यहाँ 14 है, यहाँ 2 थे, 3 से मल्टीप्लाई किया 6। लेफ्ट हैंड साइड पे 14 है, यहाँ 6 है, इधर आके क्या हो जाएंगे? 8H+ हो जाएंगे। उसके बाद देखो SO3 की मल्टीप्लाई किससे हो रही है? 3 से, तो ये क्या हो जाएगा? 3SO3। चेक करो, Cr2O7 का कोफिशिएंट A है और A की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? हमारे हिसाब से सर 1 आ रही है। SO3 का कितना है? B। SO3 की क्या आ रही है? 3। और H+ का कितना है कोफिशिएंट? C, और उसकी वैल्यू आ रही है 8। तो ABC का क्या हो जाएगा? 138। फोर्थ ऑप्शन सही है, ठीक है। टाइम कंज्यूमिंग था बट अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, द रिएक्शन दैट डज नॉट टेक्स प्लेस इन अ ब्लास्ट फर्नेस। पहला क्वेश्चन जो मेटलर्जी से देखने को मिला है, ठीक। ब्लास्ट फर्नेस में ना बेटा मतलब जोन डिवाइडेड होते हैं कि इस जोन में इतने टेम्परेचर पे रिएक्शन होगी, इस जोन पे इतने पे। तो ये वाली जो रिएक्शन है ये 400 डिग्री सेल्सियस वाले रेंज में होती है, ठीक है। 400 केल्विन वाले में कह देते हैं, ठीक है। ये किस में होती है? 400 केल्विन में। ये वाली जो होती है ये होती है लगभग 800 केल्विन वाली रेंज में। और ये जो स्लैग फॉर्मेशन होता है ये होता है 1400 केल्विन में। मेमोरी बेस्ड है, ब्लास्ट फर्नेस का डायग्राम एनसीईआरटी में बचा ये वाला। तो ये रिएक्शन जो होती है ये होती है 1800 केल्विन पे, और ये ऑक्सीडेशन वाली है। ये दोनों रिडक्शन वाली है, कम टेम्परेचर पे हो जाएंगी, और ये स्लैग फॉर्मेशन इंटरमीडिएट टेम्परेचर पे। इसके हिसाब से सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा, बताओ, ठीक। उसके बाद हम बात करते हैं आपके लिए विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट, ठीक है। DNF ब्लॉक का कह लो, कोऑर्डिनेशन का कह लो। पढ़ते हैं क्वेश्चन को। ऑल द ट्रांजिशन मेटल्स एक्सेप्ट स्कैंडियम
फॉर्म एमओ ऑक्साइड। एमओ का मतलब मेटल की जो वैलेंसी और ऑक्सीजन की सेम हो, तभी तो ये आ रहा है। बट आपको पता है स्कैंडियम केवल +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, तो इसका ऑक्साइड क्या बनेगा सर? इसका ऑक्साइड बनेगा Sc2O3। तो पहला स्टेटमेंट क्या हो गया? इनकरेक्ट हो गया। ठीक है। The highest oxidation number corresponding to the group number in transition metal oxide is attained in, मतलब देखो स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज। ठीक है, तो यहाँ पे जब आप देखोगे ये +3 शो करेगा, टाइटेनियम ऑक्साइड में +4, ठीक है, ये +5, ये +6 और ये +7। इसके बाद आयरन फिर मैक्सिमम +3 शो करता है। तो इंक्रीज कहाँ से कहाँ तक हो रहा है सर? इंक्रीज हो रहा है स्कैंडियम से लेके मैग्नीशियम तक, +3 से लेके +7 तक। तो बी स्टेटमेंट क्या है आपका? बी स्टेटमेंट आपका सही हो जाएगा। आगे पढ़ो। बेसिक करेक्टर इंक्रीजेस। भाई एक बात ध्यान रखना, प्लस की ऑक्सीडेशन स्टेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक करेक्टर, यानी कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू बेसिक करेक्टर। निकालो ऑक्सीडेशन स्टेट वेनेडियम की, यहाँ आ जाएगी +3, यहाँ कितनी आ जाएगी? +4, यहाँ क्या आ जाएगी? +5। जितनी ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट उतना ज़्यादा एसिडिक करेक्टर, यानी कि उतना कम क्या हो जाएगा? बेसिक करेक्टर हो जाएगा। तो बेसिक करेक्टर किसका सबसे कम हो जाएगा? V2O5 का। बट ये तो कह रहे हैं इंक्रीज हो रहा है, नहीं ये बात गलत है, ऐसी बात मत करो यार, है ना। उसके बाद V2O4 डिजोल्व्स इन एसिड, नहीं बेस में बनाता है ये, एसिड में तो ये बनाता है VO4 पॉजिटिव आयंस, NCERT में लिखा हुआ है। ठीक है, लाइन बाय लाइन का क्वेश्चन। CRO इज बेसिक। हाँ, क्रोमियम अपनी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में एम्फोटेरिक रहता है। ठीक है, जनाबे आली ने बेकार गाया, बेकार, तो वो कार क्या है? क्रोमियम। बट अपने कम वाली ऑक्सीडेशन स्टेट में बेसिक रहता है। तो पूछा क्या? इनकरेक्ट। इनकरेक्ट सर, ए इनकरेक्ट बताया था आपने और सी, तो है ना, ए और सी इनकरेक्ट बताया था ना। क्या? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट? ना ए वाला इनकरेक्ट नहीं होगा, एक्सेप्ट स्कैंडियम बोल रहा है ना। हाँ, तो एक्सेप्ट स्कैंडियम सारे क्या बनाते हैं? एमओ बनाते हैं। हाईएस्ट अटेंड, ये भी ठीक है। बेसिक करेक्टर सी और ई है ना, कौन सा हो जाएगा? सी और ई। ये भी मैच नहीं कर रहा है यार, इसमें देखो बी और डी है। स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट, सी इनकरेक्ट है और सी और डी, हाँ सी और डी इनकरेक्ट है। क्यों? क्योंकि डी में ये बन रहा है ना। ठीक है, तो सी और डी आपका सेकंड ऑप्शन आ जाएगा। फिर से समझ लो, स्कैंडियम +3 में रहता है तो ये इस टाइप की ऑक्साइड बनाएगा नहीं, सही बात है। हाईएस्ट स्कैंडियम से मैंगनीज तक होगी, उसके बाद फिर Fe भी 3 में रहेगा, कोबाल्ट भी +3 में रहेगा। बेसिक करेक्टर बढ़ेगा नहीं, कम होगा, मैंने समझा दिया आपको। सॉल्ट बेसिक में देता है इस तरीके के, एसिड में ये वाले देता है, तो ये इनकरेक्ट है, ये सही है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। आगे हम देखते हैं यहाँ पे द इक्विलिब्रियम कंसेंट्रेशन ऑफ द स्पीसीज। इस इक्विलिब्रियम में आपको कंसेंट्रेशन दे रखी है, क्या क्या देखो, A + B इज इन इक्विलिब्रियम विथ C + D। ठीक, तो यहाँ पे क्या क्या कंसेंट्रेशन दे रखी है आपको देखना, 2, 3, 10 और कितना दे रखा है? 6 दे रखा है। चलो कैसे निकालते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट? प्रोडक्ट की कंसेंट्रेशन अपॉन में रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन, कंसेंट्रेशन ही दे रखी है, तो C, D, A और B। क्या क्या है? C, D की वैल्यू, C की वैल्यू है 10, D की वैल्यू है 6, A की वैल्यू 2 है और सर B की वैल्यू कितनी है? 3। तो ये 2, 3, 6 ये कैंसिल हो जाएगा। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कितना आ गया? 10। क्या आपको याद है? क्या याद पूछ रहे हो सर? डेल्टा G का और इक्विलिब्रियम का रिलेशन -RT ln K होता था। अगर नेचुरल लॉग हटा देंगे सर तो -2.303 RT log बेस 10 क्या हो जाएगा? K हो जाएगा। देखो अब वैल्यू लगाओ, R की वैल्यू उन्होंने दे रखी है कितनी? 2 कैलोरी पर केल्विन वाली। ठीक है, टेम्परेचर कितना है? 300 केल्विन और K कितना है? 10। तो
तो log 10 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। इसको मल्टीप्लाई कर देना 300 का 2 से 600, 600 का 2 से 1200, मतलब 1200 के अराउंड या कोई आंसर हो और नेगेटिव में भी हो। 1200 के अराउंड ये 2 हैं, लेकिन फॉर्मूले में क्या आता है माइनस, तो माइनस वाला तो सर यही है, सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। बता देना कितने सही हुए हैं ना, कसम है तुम्हें, ठीक। उसके बाद देखो, उसके बाद अगर मैं बात करूं तो मुझे लग रहा है भाई फिजिकल इनऑर्गेनिक को इंक्लूड करता हुआ आखिरी क्वेश्चन है, ठीक। देख लेते हैं, जब सारे करे हैं तो उसको क्यों छोड़ना है। चलो, प्यूमाइस स्टोन इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ये थोड़ा घरेलू क्वेश्चन है। घर पे छोटे में तुम्हें रगड़ रगड़ के नहलाया जाता था, अगर कंडीशन सही रही तो, बुरी रही तो जूने से रगड़ दिया जाता था, वो बर्तन धोने वाले से। क्या कह रहे हो सर। नहीं, कभी कभी होता था भाई, खेलने गर्मियों की छुट्टी के बाद तो अक्सर होता था, है ना, पूरा रंग रूप देश भाषा सारा बदल जाता था। तो प्यूमाइस स्टोन भी मिलता जुलता चीज है, जो तुम्हें घर पे तुम्हारी माता जी ने स्नान कराने के लिए यूज करवाया होगा। वो ग्रेइश कलर का कुछ पत्थर जैसा होता है और उसमें होल्स होते हैं, ठीक है। तो वो ग्रे कलर का स्टोन क्या है, सॉलिड है ना। ग्रे कलर का स्टोन जो है वो क्या है, सॉलिड। ये यहाँ पे डिस्पर्जन मीडियम का काम करता है। ये किसका काम करता है, डिस्पर्जन मीडियम का। अरे वो सरफेस केमिस्ट्री में पढ़ते थे ना, कोलाइड्स, वही वाला है। और जो इसमें होल्स होते हैं, ठीक है, इसमें जो होल्स होते हैं उसमें क्या हो जाती है, एयर ट्रैप हो जाती है। तो वो क्या हो गया, गैस का। यहाँ पे गैस क्या है, यहाँ पे गैस है डिस्पर्जन मीडियम, यहाँ पे गैस क्या है, डिस्पर्जन मीडियम। तो इस तरीके के कंपाउंड्स को क्या बोलते हैं, इस तरीके के कंपाउंड्स को क्या बोलते हैं भाई, जिसमें डिस्पर्जन मीडियम गैस हो और मतलब डिस्पर्जन मीडियम सॉलिड हो और डिस्पर्स फेस क्या हो, गैस हो। तो सर इसको बोलते हैं सॉलिड सोल। इसको क्या बोला जाता है, सॉलिड सोल। तो इसका आंसर सेकंड हो जाएगा। ये वही जूना है जिससे रगड़ रगड़ के तुमको कभी बचपन में नहलाया गया होगा। तो आखिरी क्वेश्चन तक आते आते हमारी सर बचपन की यादें ताज़ा हो गई हैं। तो यहाँ तक के जो क्वेश्चन थे, यहाँ तक के जो क्वेश्चन थे वो फिजिकल और इनऑर्गेनिक के थे। 2 मिनट आप लोग रेस्ट लो, ऑर्गेनिक के क्वेश्चन डिस्कस करने के लिए हम बुला रहे हैं अपने सर को, और वो ऑर्गेनिक के क्वेश्चंस आपको कराएंगे। तब तक आप इसमें मिलाओ तो यार, 33 में कितने सही हैं, +4 देना सही के लिए, -1 देना इनकरेक्ट के लिए, और 0 अपने कर लेना आप जो आपने अटेम्प्ट ना किया हो, ठीक। तो अब ऑर्गेनिक पोर्शन के लिए आप आ जाइए। और यहाँ पे हमने अपने सारे फिजिकल और इनऑर्गेनिक क्लियर कर लिए हैं। हम यहाँ पे वेलकम करेंगे शुभम सर का, जो कि हमें ऑर्गेनिक के क्वेश्चंस करवाएंगे। हेलो बच्चों, कैसा हुआ है आपका एग्जाम? अच्छा ही हुआ होगा। तो हम ऑर्गेनिक क्वेश्चन कर रहे हैं, ऑर्गेनिक के। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन। साइक्लोहेक्सेनोन है, इसकी रिएक्शन करवानी है हमें किसके साथ, हाइड्रोजन साइनाइड के साथ। प्रोडक्ट बी दे रखा है, जो प्रोडक्ट बी है उसकी फर्दर रिएक्शन किसके साथ करवानी है, कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ, और बताना है कि प्रोडक्ट सी क्या बनेगा, ठीक है। तो हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। साइक्लोहेक्सेनोन है, HCN कैसे डिसोसिएट होगा, H पॉजिटिव और CN नेगेटिव, कैसे डिसोसिएट होगा, H पॉजिटिव और CN नेगेटिव। साइक्लोहेक्सेनोन है, हेक्सेनोन है, कार्बोनिल कार्बन कैसे बिहेव करेगा, एज ए इलेक्ट्रोफाइल। CN नेगेटिव आया, इसने क्या किया, इस पे अटैक, और ये बॉन्ड पेयर इस साइड शिफ्ट, ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज, O नेगेटिव और CN।
अब जो हाइड्रोजन साइनाइड था उसके पास क्या था, H पॉजिटिव था, क्या था, H पॉजिटिव। O नेगेटिव क्या करेगा, H पॉजिटिव एक्सेप्ट ले लेगा, कर लेगा और क्या बना देगा, OH और CN। इसको क्या बोलते हैं, साइनोहाइड्रिन। अब इसकी रिएक्शन किसके साथ करवा रहा है, H2SO4 के साथ। किसके साथ करवा रहा है, H2SO4 के साथ। तो H2SO4 क्या करता है, डिहाइड्रेशन करता है। हमारे पास क्या है, एल्कोहल है, इसका क्या करेगा, डिहाइड्रेशन। क्या बनेगा, OH CN, H पॉजिटिव। ऑक्सीजन के पास क्या है, लोन पेयर, क्या हो जाएगा, प्रोटोनेशन। क्या तैयार हो गया हमारा, वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, अब वाटर मॉलिक्यूल तैयार हो गया, जो हमारा क्या होता है, एक गुड लिविंग ग्रुप। क्या होता है हमारा, एक गुड लिविंग ग्रुप। ये यहां पे और ये बाहर, क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड CN। ठीक है, अब इसकी फर्दर रिएक्शन किसके साथ करवानी है हमें, H2SO4 है रिएक्शन में, कंसंट्रेटेड H2SO4। तो ये साइनाइड का क्या कर देगा, हाइड्रोलिसिस किसमें, कार्बोक्सिलिक एसिड में, और क्या बन जाएगा हमारा, COOH। समझ में आया। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन बी। क्या आ जाएगा, ऑप्शन सी। ये समझ में आया, आया ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्या कह रहा है, द गिवन कंपाउंड इज, द गिवन कंपाउंड दे रखा है, ये बताने की अराइल हैलाइड है, अलाइलिक हैलाइड है, विनाइलिक हैलाइड है, या फिर बेंजाइलिक हैलाइड है। अगर हम बात करें अराइल हैलाइड की तो क्या होगा, बेंजीन रिंग है, इसके साथ क्या अटैच हो, हैलोजन, तो इसको क्या बोलते हैं, अराइल हैलाइड। अलाइलिक हैलाइड और बात किसकी करें, विनाइलिक हैलाइड की। अलाइलिक हैलाइड और बात किसकी करें, विनाइलिक की। अलाइलिक में क्या होगा, जैसे कि हमारे पास क्या है, बेंजीन है, CH2 और इसके साथ क्या हो, हैलोजन अटैच हो, तो इसको क्या बोलेंगे, बेंजाइलिक। क्या बोलेंगे, बेंजाइलिक। नेक्स्ट अगर हम बात करें CH2 डबल बॉन्ड CHCl, जहां हैलोजन अटैच है जिस कार्बन के साथ, वो क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज, तो इसको क्या बोलते हैं हम, विनाइलिक। क्या बोलते हैं, विनाइलिक। ये अराइलिक या फिर अराइल हैलाइड। बच क्या गया हमारा, अलाइलिक। बच क्या गया हमारा, अलाइलिक। तो ध्यान क्या रखना है, अलाइलिक में क्या रखना है, CH2 डबल बॉन्ड CH2 CH2X, मतलब जिस कार्बन के साथ हमारा हैलोजन अटैच है वो क्या होना चाहिए, sp3। क्या होना चाहिए, sp3 हाइब्रिडाइज। लेकिन जो कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज होगा वो फर्दर किससे कनेक्ट होना चाहिए, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन से। तो यहां पे देखें तो ये क्या है, sp3 है, क्या है, sp3। ये फर्दर किससे अटैच है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन से, तो ये क्या होगा, अलाइलिक हैलाइड। क्या होगा, अलाइलिक हैलाइड। तो आंसर क्या आ जाएगा, 2। समझ में आया, आया ना, जल्दी से बताओ, जल्दी देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन दे रखा है CH3CN, इसकी रिएक्शन है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और हाइड्रोलिसिस। एल्काइल साइनाइड
कि रिएक्शन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड करता क्या है, रिडक्शन। तो जो CH3CN है, इसमें बता क्या रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन विल नॉट गिव प्राइमरी अमीन। क्या नहीं मिलना चाहिए, प्राइमरी अमीन नहीं मिलना चाहिए। तो जो CH3CN है, एल्काइल साइनाइड, इसकी रिएक्शन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, क्या मिलता है हमें, CH3CH2NH2, जो क्या है हमारा प्राइमरी अमीन। क्या है, प्राइमरी अमीन। तो फर्स्ट तो आंसर नहीं होगा। सेकंड अगर बात करें CH3NC, ये क्या है, आइसोसाइनाइड, CH3NC, इसकी रिएक्शन अगर हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ करें और फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड करवाएगा क्या, रिडक्शन। क्या करवाएगा, रिडक्शन। लेकिन आइसोसाइनाइड के केस में क्या बन जाएगा हमारा, CH3NHCH3, आइसोसाइनाइड से क्या मिल जाएगा हमारा, 2 डिग्री अमीन। क्या मिल जाएगा, 2 डिग्री अमीन। तो हमें क्या बताना था, प्राइमरी अमीन किससे नहीं मिलेगा, तो आंसर तो क्या आ जाएगा हमारा, सेकंड। क्या आ जाएगा, सेकंड। थर्ड और फोर्थ तो देखने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर हम आगे देखें, ये हमारे पास क्या है, अमाइड है। अमाइड की रिएक्शन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, तो यहां पे भी क्या मिलेगा, प्राइमरी अमीन। क्या मिलेगा, प्राइमरी अमीन। अमाइड का रिडक्शन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ करे फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, तो क्या मिलेगा हमें, प्राइमरी अमीन। तो ये भी आंसर नहीं होगा। थर्ड की बात करें CH3CONH2, अमाइड की रिएक्शन, कौन सा अमाइड है, एसिटामाइड ही है, Br2 इन प्रेजेंस ऑफ KH, होफमैन रीअरेंजमेंट। ये क्या है, होफमैन रीअरेंजमेंट। यहां पे बात करें तो यहां पे भी क्या मिलेगा, प्राइमरी अमीन, CH3NH2। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा, बी। ठीक है, समझ में आया, आया ना। नेक्स्ट देखो, द नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन पिरिडीन। अगर हम पिरिडीन की स्ट्रक्चर देखें तो ऐसा कुछ होगा। यहां पे क्या है, लोन पेयर। अगर हम बात करें तो पिरिडीन में लोन पेयर कितने, 1 है, कितने, 1 लोन पेयर। तो यहां पे देखे ऑप्शन में 1 लोन पेयर किस किस में, बी और सी में, तो ए और डी तो वैसे ही कैंसिल हो जाएगा, ए और डी तो वैसे ही कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि लोन पेयर 1 दो ही ऑप्शन में है, बी और सी में, सेकंड और थर्ड में। अब क्या कह रहे हैं, पाई बॉन्ड। अगर हम पाई बॉन्ड की बात करें तो कितने, 1 2 और 3, पाई बॉन्ड कितने हैं, 3। तो 3 किस में, ओनली बी ऑप्शन में, 3 किस में है, ओनली बी ऑप्शन में। समझ में आया, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बी। ये भी रॉन्ग। आया ना, समझ में आया। कर लोगे। नेक्स्ट देखो, रिएक्शन दे रखी है हमारे पास, क्या है, एल्कोहल है, और कैसा एल्कोहल है, सेकेंडरी एल्कोहल है। रिएक्शन किसके साथ करवानी है, HBr के साथ। हमने क्या पढ़ा है, जब एल्कोहल की रिएक्शन हाइड्रोजन हैलाइड के साथ करते हैं तो क्या बनते हैं हमारे पास, एल्काइल हैलाइड। क्या बनते हैं, एल्काइल हैलाइड। अगर हम इस रिएक्शन को मैकेनिज्म से देखें तो होगा क्या, CH3 CH CH3 CH OH और CH3।
रिएक्शन किसके साथ है? HBr के साथ। किसके साथ है? HBr। तो HBr क्या देगा? H प्लस आयन देगा, एसिड है ना। ऑक्सीजन के पास क्या है? लोन पेयर। क्या हो जाएगा? प्रोटोनेशन। क्या बन गया? CH3 CH CH3 CH और वाटर मोलिक्यूल CH3। ये क्या होता है? गुड लिविंग ग्रुप। क्या होता है? गुड लिविंग। यहां से रिमूव, वाटर मॉलिक्यूल निकल गया, क्या बना? कार्बोकैटायन। CH3 CH CH3 CH पॉजिटिव और CH3। ये ना समझ में आया? अब यहां पे जो कार्बोकैटायन बना है वो कैसा है? 2 डिग्री। कैसा है? 2 डिग्री। अब देखें यहां पे कोई रीअरेंजमेंट हो रहा है। अगर रीअरेंजमेंट होने के बाद कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल बने, क्या बने? ज्यादा स्टेबल। तो ध्यान क्या रखना है, यहां पे हाइड्रोजन है तो यहां क्या हो जाएगा? हाइड्राइड शिफ्ट। क्या हो जाएगा? हाइड्राइड शिफ्ट बन क्या जाएगा? CH3 C CH3 पॉजिटिव CH2 CH3। अब जो ये कार्बोकैटायन बना है इस पे कौन अटैक करेगा? Br नेगेटिव। अब ये प्रोडक्ट किस में? ऑप्शन डी में। किस में? डी में। तो क्या बन जाएगा? डी। आंसर क्या आ गया? डी। समझ में आया? आया ना? देख लो एक बार जल्दी से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारे पास क्या है? कार्बोनिल कंपाउंड है, C डबल बॉन्ड O और C डबल बॉन्ड O। इसकी रिएक्शन करवा रखी है किसके साथ? ZnHgHCl। क्या? किसके साथ? ZnHgHCl के साथ। तो ये क्या कह रहा है कि प्रोडक्ट क्या मिले? हमें पता है अगर हम कार्बोनिल की रिएक्शन ZnHgHCl के साथ करवाते हैं तो ये किसमें कन्वर्ट होता है? CH2 में। किसमें कन्वर्ट होता है? CH2 में। इस रिडक्शन को हम क्या बोलते हैं? क्लीमेंजन रिडक्शन। क्या बोलेंगे? क्लीमेंसन रिडक्शन। तो यहां पे देखें, अगर हम फर्स्ट की बात करें तो एल्कोहल बना रखा है तो ये भी नहीं होगा। इसमें दोनों का एल्कोहल बना रखा है तो ये भी नहीं होगा। थर्ड अगर बात करें CH3 और फोर्थ क्या आएगा? CH2 बना रखा है तो यहां पे भी क्या आएगा? CH2। यहां पे भी क्या आएगा? CH2। क्लीमेंजन रिडक्शन। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? फोर्थ। आंसर क्या हो जाएगा? फोर्थ। समझ में आया? क्लीमेंजन रिडक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्या कह रहा है? N2Cl है, डाइएजोनियम साल्ट। इसकी रिएक्शन Cu2Br2 और HBr। तो डाइएजोनियम साल्ट की रिएक्शन Cu2Br2 HBr कौन सी रिएक्शन है? ये सेंड मेयर रिएक्शन। सेंड मेयर रिएक्शन क्या बन जाएगा? ब्रोमोबेंजीन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ब्रोमोबेंजीन। अब ब्रोमोबेंजीन की रिएक्शन सेकंड स्टेप में क्या है? मैग्नीशियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। क्या बन जाएगा? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। क्या बन जाएगा? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट MgBr। और जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है उसकी फर्दर रिएक्शन किसके साथ करवा रखी? थर्ड स्टेप में H2O। किसके साथ करवा रखी है? H2O, वाटर के साथ। तो क्या बन जाएगा? हाइड्रोकार्बन H। यहां पे क्या आ जाएगा? H। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा? A। आंसर क्या आ जाएगा? A। समझ में आया? आया ना? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। स्टेटमेंट
स्टेटमेंट दे रखा है, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, पोजीशन ऑफ शुगर इज नोन एज न्यूक्लियोसाइड। स्टेटमेंट 1 कह रहा है ए यूनिट फॉर्म बाय अटैचमेंट ऑफ ए बेस टू फर्स्ट पोजीशन ऑफ शुगर मोइटी वी गेट यहां पे आएगा बेटा न्यूक्लियोसाइड्स। क्या आएगा? न्यूक्लियोसाइड, वी गेट न्यूक्लियोसाइड। लेकिन बाद में क्या कह रहा है स्टेटमेंट सेकंड, व्हेन न्यूक्लियोसाइड इज लिंक्ड टू फॉस्फोरस एसिड एट 5 पोजीशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड इन द लाइट ऑफ द अबव स्टेटमेंट, इन द लाइट द अबव स्टेटमेंट चूज द करेक्ट आंसर फॉर द ऑप्शन। तो देखो ध्यान क्या रखना है, अगर मान लो हमारे पास कोई शुगर मोइटी है, क्या है? शुगर मोइटी है, उसके फर्स्ट पोजीशन, किसकी बात करें? उसके फर्स्ट पोजीशन पे क्या अटैच कर दे हम? बेस। क्या अटैच कर दें? बेस। तो बनेगा क्या हमारा? ऐसा कुछ है, H OH H और OH। जो फर्स्ट है क्या है? फर्स्ट है, फर्स्ट यही है, और ये CH2OH और H। फर्स्ट पे क्या आ जाएगा? बेस अटैच हो जाए। क्या अटैच हो जाए? बेस। तो इसको क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोसाइड। क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोसाइड। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। अब ये क्या कह रहा है? फिफ्थ जो पोजीशन उस पर फॉस्फोरस एसिड अटैच हो जाए। क्या हो जाए? फॉस्फोरस एसिड। तो क्या बनेंगे? न्यूक्लियोटाइड। लेकिन फॉस्फोरस एसिड नहीं आएगा, वहां पे क्या आएगा हमारा? फॉस्फोरिक। कौन सा एसिड आएगा? फॉस्फोरिक एसिड, नॉट फॉस्फोरस एसिड। तो फॉस्फोरस एसिड आ गया तो ये स्टेटमेंट क्या होगी? इनकरेक्ट। क्या होगी? इनकरेक्ट। तो आंसर क्या आ जाएगा? स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, स्टेटमेंट सेकंड इज फॉल्स। सेकंड ऑप्शन। समझ में आया? फॉस्फोरस एसिड की जगह क्या आएगा? फॉस्फोरिक एसिड। क्या आएगा? फॉस्फोरिक एसिड। ठीक है, नेक्स्ट करें। अब ये क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल ऑन पॉलीमराइजेशन प्रोड्यूस नियोप्रीन? विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल ऑन पॉलीमराइजेशन प्रोड्यूस नियोप्रीन? बेसिकली हमें क्या बताना है? मोनोमर। क्या बताना है? मोनोमर। और नियोप्रीन का मोनोमर क्या होता है? क्लोरोप्रीन, या फिर CH2 डबल बॉन्ड CCl CH डबल बॉन्ड CH2। ये क्या होता है? नियोप्रीन का मोनोमर, जो एन टाइम रिपीट होके क्या बनाता है? नियोप्रीन। क्या बनाता है? नियोप्रीन। इसको क्या बोलते हैं वैसे? क्लोरोप्रीन। जो मोनोमर होता है उसको क्या बोलते हैं? क्लोरोप्रीन। और ये जो पॉलीमर बना है इसको क्या बोलते हैं? नियोप्रीन। तो आंसर क्या आ जाएगा? फर्स्ट। क्या आ जाएगा? फर्स्ट। समझ में आया? आया ना? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो ये क्या कह रहा है? सम ट्रंक्युलाइजर आर लिस्टेड बिलो, विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग टू द बारबीट्यूरेट? मतलब डेरिवेटिव कौन है बारबीट्यूरेट का? अगर हम बात करें बारबीट्यूरेट का डेरिवेटिव तो होता क्या है? वर्नॉल। क्या होता है? वर्नॉल। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका? सी। ये तो एक सिंपल याद रखने वाला क्वेश्चन था, कोई मैकेनिज्म नहीं था इसमें। सम ट्रंक्युलाइजर आर लिस्टेड बिलो, विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू बारबीट्यूरेट? तो आंसर क्या आ जाएगा? वर्नल। समझ में आया? तो आंसर आ गया ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट देखें। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। अब इस क्वेश्चन को हम किससे करेंगे? एलिमिनेशन मेथड से। किससे करेंगे? एलिमिनेशन मेथड से। अगर हम देखें ऑप्शन सी को उठाएं, मैग्नीशियम प्ले रोल इन न्यूरोमस्कुलर फंक्शन, तो यहां पे क्या आता है? कैल्शियम। क्या आता है? कैल्शियम, नॉट
मैग्नीशियम, नॉट मैग्नीशियम। तो ये तो गलत हो गया, मैग्नीशियम की जगह क्या आएगा, कैल्शियम। ठीक है, दूसरा क्या कह रहा है, ऑल एंजाइम दैट यूटिलाइज एटीपी इन फॉस्फेट ट्रांसफर रिक्वायर कैल्शियम। तो यहां पे क्या आएगा, मैग्नीशियम, यहां पे क्या आएगा, मैग्नीशियम। तो ये भी गलत हो गया। द बोन इन ह्यूमन बॉडी इज ए इनर्ट, जो ह्यूमन की बोन होती है वो क्या होती है, ये क्या कह रहा है, इनर्ट होती है, लेकिन इनर्ट तो नहीं होती, ये तो डिजोल्व होती जाती है और कवरिंग चढ़ती होती जाती है। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, डी। जो डेली रिक्वायरमेंट है मैग्नीशियम और कैल्शियम की इन ह्यूमन बॉडी, वो क्या है, 0.2 टू 0.3 ग्राम। समझ में आया, आया ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। ये क्या कह रहा है, इन एली ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड बोथ नाइट्रोजन एंड सल्फर आर प्रेजेंट विच गिव ब्लड रेड कलर विद Fe3 पॉजिटिव। मतलब कंपाउंड है जिसमें बोथ नाइट्रोजन और सल्फर प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है, बोथ नाइट्रोजन और सल्फर, बोथ नाइट्रोजन और सल्फर प्रेजेंट है, तो वो एली में क्या यूज करते हैं, सोडियम। क्या यूज करते हैं, सोडियम। तो बनेगा क्या हमारा, पहले NaSCN, सोडियम थायोसाइनाइड। क्या बनेगा, सोडियम थायोसाइनाइड। अब ये कंबाइन किसके होंगे, साथ होगा Fe3 पॉजिटिव के साथ। किसके साथ होगा, Fe3 पॉजिटिव के साथ, जो क्या बनाएगा, FeSCN और 2 पॉजिटिव। इसकी वजह से क्या होता है, ब्लड का कलर रेड होता है। क्या होता है, ब्लड का कलर रेड। तो बनेगा क्या हमारा, FeSCN 2 पॉजिटिव। आंसर क्या आ जाएगा, सी। समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्या कह रहा है, विच अमंगस द फॉलोइंग विल बी मोस्ट रेडली डिहाइड्रेटेड अंडर एसिडिक कंडीशन। अगर हम बात करें कौन सा जल्दी से डिहाइड्रेट होगा, तो डिहाइड्रेशन का ध्यान रखना है, जहां पर कंजुगेशन ज्यादा, जहां पर कंजुगेशन ज्यादा वहां पे रेट ऑफ डिहाइड्रेशन क्या होगा, ज्यादा। अगर हम फर्स्ट की बात करें, OH OH यही है। यहां पे बात करें H पॉजिटिव आएगा, ऑक्सीजन के लोन पेयर प्रोटोनेशन क्या बन जाएगा, OH। और बात करें तो यहां पे क्या लगा दें, पॉजिटिव, H यहां पे, यहां क्या बन गया, OH। आया ना। अब यहां पे क्या आ गया, डबल बॉन्ड आ गया। क्या आ गया, डबल बॉन्ड। इसकी फर्दर रिएक्शन करवाएं H पॉजिटिव के साथ, तो क्या बनेगा, OH की जगह क्या आ जाएगा, यहां डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो अगर इन दोनों की बात करें तो कंजुगेशन किसमें ज्यादा हो रहा है, अगर इन दोनों की बात करें तो कंजुगेशन किसमें हो रहा है, दोनों में क्या हो रहा है, कंजुगेशन, पाई बॉन्ड फॉर्म। तो जो रेट की बात करें, किसकी बात करें, रेट की बात करें अंडर एसिडिक कंडीशन, डिहाइड्रेशन की, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा, फर्स्ट। क्या आ जाएगा, फर्स्ट। और में तो क्या है, एक दोनों एडजेसेंट पे OH है, तो इसमें तो होगा ही नहीं, इसमें 1 OH है, इसमें भी क्या है, 1 OH। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा, ए। ठीक है। नेक्स्ट बात करें, आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट डी। क्या फाइंड आउट करना है, प्रोडक्ट डी फाइंड आउट करना है। अगर हम बात करें फर्स्ट CH3CHO, एल्डिहाइड है, एसिटल्डिहाइड, इसकी रिएक्शन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, क्या बनेगा, एल्कोहल। क्या बनेगा, एल्कोहल, CH3CH2OH। अब एल्कोहल की रिएक्शन किसके साथ है, H2SO4, क्या कर देगा, डिहाइड्रेशन। क्या कर देगा, डिहाइड्रेशन। क्या बन जाएगा, एल्कीन। अब एल्कीन की रिएक्शन फर्दर किसके साथ करवा रहा है, HBr के साथ। क्या बन जाएगा, ब्रोमो इथेन, CH3CH2Br। अब इसकी रिएक्शन करवा रहा है किसके साथ, ब्रोमोबेंजीन के साथ। किसके साथ करवा रहा है, ब्रोमोबेंजीन के साथ। ठीक है। अब ब्रोमोबेंजीन के साथ करवा रहा है किसकी प्रेजेंस में, सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। ये कौन सी रिएक्शन है,
वुड्स फिटिग रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है? वुड्स फिटिग रिएक्शन। क्या बन जाएगा? बेंजीन के साथ जो हमारा एल्काइल ग्रुप है CH3CH2 वो क्या हो जाएगा? अटैच। क्या बन गया? ऑप्शन डी। तो आंसर क्या आ जाएगा? 4। समझ में आया? आया ना? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। क्या कह रहा है? कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन। ईथर दे रखा है। क्या दे रखा है? ईथर। अब ईथर भी कौन सा दे रखा है? ऐसा कुछ दे रखा है। रिएक्शन किसके साथ? HI के साथ। एसिड है, क्या देगा? H पॉजिटिव। क्या देगा? H पॉजिटिव। अगर H पॉजिटिव देगा तो किसको देगा? ऑक्सीजन के लोन पेयर को। क्या हो जाएगा? प्रोटोनेशन। प्रोटोनेशन हो गया तो क्या बन गया? इसको pH लिख लेते हैं हम, CH2OH पॉजिटिव और pH। यहां से ये बाहर क्या बन गया? pH CH2OH, नहीं PHOH, सॉरी। देखो क्या बन जाएगा? PHOH बाहर निकल गया, बच क्या गया हमारा? PHCH2। और इस पे चार्ज क्या आ गया? पॉजिटिव। क्या आ गया? चार्ज पॉजिटिव। अब यहां पे हमारा क्या था? H पॉजिटिव गया था, बच क्या गया था? I नेगेटिव बच गया था। क्या बच गया था? I नेगेटिव। कैसे बिहेव कर रहा है ये? न्यूक्लियोफाइल की तरह। और ये कार्बोकैटायन एज ए इलेक्ट्रोफाइल। तो होगा क्या? जो ये I नेगेटिव ये क्या करेगा? इस पे अटैक, और क्या बन जाएगा हमारा? PHCH2I। ठीक है। अब ऑप्शन किस किस में है? बी में ही है। इसमें है ये दोनों प्रोडक्ट बी में। तो आंसर क्या आ जाएगा? बी। समझ में आया? देख लो एक बार। नेक्स्ट देखो। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज फॉलो हक्कल रूल, या फिर कह सकते हैं एरोमेटिक से था। किससे था ये क्वेश्चन? एरोमेटिक। अगर हम फर्स्ट की बात करें तो क्या है? नेफ्थलीन है, जो क्या होता है? एरोमेटिक। तो एक तो ये आ जाएगा जो हक्कल रूल को क्या कर रहा है? फॉलो कर रहा है। फर्स्ट। सेकंड अगर हम बात करें, ये भी क्या कर रहा है? हक्कल रूल को फॉलो कर रहा है। 2 ये हो गया। थर्ड अगर हम बात करें, ये भी क्या कर रहा है? हक्कल रूल को फॉलो कर रहा है, एरोमेटिक है। नॉर्मली हमें क्या बताने थे? एरोमेटिक। और लास्ट का क्या है? एंथ्रासीन। ये भी क्या है? एरोमेटिक। तो टोटल कितने हो गए? 4। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा? 4। आंसर क्या आ जाएगा? 4। फोर्थ ऑप्शन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। आइडेंटिफाई द मेजर प्रोडक्ट ऑब्टेन इन द फॉलोइंग रिएक्शन। क्या बताना है? मेजर प्रोडक्ट इन द फॉलोइंग रिएक्शन। तो ध्यान क्या रखना है आपको? अगर हम बात करें AgNH3 का होल ट्वाइस, अमोनिकल सॉल्ट है, सिल्वर अमोनिया का। तो ये क्या है? टोलिन्स रिएजेंट है। क्या है? टोलिन्स रिएजेंट। अब जो टोलिन्स रिएजेंट है वो बेसिकली किसके लिए होता है?
एल्डिहाइड के लिए, किसके लिए होता है? एल्डिहाइड। और एल्डिहाइड को किसमें कन्वर्ट करता है? कार्बोक्सिलेट आयन में। किसमें कन्वर्ट करता है? कार्बो। तो इस पे तो कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं कीटोन पे, पड़ेगा किस पे? एल्डिहाइड पे। किस पे पड़ेगा? एल्डिहाइड पे। इसको किसमें कन्वर्ट करेगा? कार्बोक्सिलिक एसिड में। लेकिन बेस और दे रखा है, वो किसमें कन्वर्ट कर देगा? कार्बोक्सिलेट आयन। तो आंसर क्या आ जाएगा? बी, कार्बोक्सिलेट आयन। एल्डिहाइड किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? कार्बोक्सिलेट आयन में। समझ में आया? आया ना? ठीक है, थैंक यू बेटा, बेस्ट ऑफ लक सभी को अपने एग्जाम के लिए। अब जिसका जैसा भी गया है एग्जाम, तो टेंशन लेने की बात नहीं है, ठीक है, सब अच्छा ही जाएगा। थैंक यू।